ओके तो इन द प्रीवियस क्लास हमने बात किया था किसके बारे में, आपके साइकिल्स के बारे में। लाइक हमने सल्फर का साइकिल पढ़ा था, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। मैंने नाइट्रोजन का साइकिल आपको पढ़ा था। तो पूरे साइकिल्स जो थे वो हम कंप्लीट कर चुके थे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज क्या डिस्कस करने वाले हैं हम, आप इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन क्या होता है मैं बताऊंगा। देखो, एक के बाद जो दूसरा आता है उसी को बोलते हैं सक्सेशन, यानी कि हिंदी में अगर बात बोले तो इसको बोलते हैं उत्तराधिकारी। तो उत्तराधिकारी कौन होता है? जो एक के बाद दूसरा आता है ना, मेरे बाद जो आएगा दैट इज उत्तराधिकारी। सो दिस इज नोन एज द इकोलॉजिकल सक्सेशन। सो सक्सेशन के बारे में मैं बात करूंगा। देखो, वेजिटेशन जो होती है ना, एक जगह पर, किसी भी जगह पर अगर मैं बात करूं तो एक प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, और उसके बाद में कुछ समय उपरांत जब वो वनस्पति नेचुरल या मैन मेड रीजन की वजह से डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, तो फिर हमारे पास क्या होता है, सेकंड टाइप की जो वेजिटेशन है वहां पर ग्रो करती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेशन, है ना। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? सिंपल बात हम कर रहे हैं। एक टाइप की वेजिटेशन एक प्लेस पे एग्जिस्ट कर रही थी, उसके बाद दूसरे टाइप की वेजिटेशन जो है, वनस्पति जो है वहां पर आती है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन मतलब एक के बाद जो दूसरी टाइप ऑफ वेजिटेशन वहां पर जो आएगी, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज द इकोलॉजिकल सक्सेशन। समझ में आई बात या नहीं आई सभी लोग? अगर समझ में आई तो यस बोलो। वॉइस प्रॉब्लम हो रही है एक बार यार रिफ्रेश कर लो, जिसको भी वॉइस प्रॉब्लम हो रही है एक बार रिफ्रेश कर लो यार। और दूसरा कोई इलाज नहीं है मेरे पास, है ना, क्योंकि बहुत मुश्किल से सिस्टम चला है मेरे से यार, है ना। सो एक बार अगर आपको लग रहा है कि वॉइस ब्रेक कर रही है तो जस्ट गाइज एक बार जल्दी से क्या कर दो, आप फटाफट उसको रिफ्रेश कर लो। और यार नाइट क्लास जो मैं बता रहा हूँ फिजिकल ज्योग्राफी के लिए हम प्लानिंग नाइट क्लास, सो डोंट वरी। सो जल्दी हम आपके उसके बारे में आपको अपडेट दे दूंगा, बहुत जल्दी आपको उसके बारे में अपडेट मिल जाएगी। सो पहले ये बताओ, सक्सेशन समझ में आया? मैं क्या कह रहा हूं, एक जगह पे कोई वनस्पति थी, कोई वेजिटेशन थी, किसी प्रकार के पेड़ पौधे एक जगह पे एग्जिस्ट करते थे। सडनली कोई मैनमेड या नेचुरल इंसिडेंट इवेंट्स ऐसा होता है जिसकी वजह से वो एरिया जो है वो टोटली डिस्ट्रक्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर वो डिस्ट्रॉय होगा तो वहां पर सेकंड टाइप की वेजिटेशन आएगी, दूसरे प्रकार की वनस्पति आएगी। अब वो जो दूसरे प्रकार की वनस्पति आती है उसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। इस इकोलॉजिकल सक्सेशन को मैं तीन टाइप से डिवाइड करने वाला हूं। कितने टाइप से? तीन टाइप से। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है दैट इज प्राइमरी, देन सेकेंडरी। उसके बाद में अगर हम बात करें तो हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक। उसके बाद में एक और टाइप का होता है। सो तीन टाइप के सक्सेशन जो है मैंने यहां पर डिवाइड किए हैं। तो सबसे पहले इकोलॉजिकल सक्सेशन, जल्दी से थोड़ा सा किताबी भाषा में इसको देख लेते हैं। गाइस शेयर करना है आपको सभी को, शेयर करो सभी लोगों को, क्योंकि काफी सारे लोग थे जो आए थे यार, लेकिन उनको लगा शायद क्लास नहीं होगी, सो वो वापस चले गए हैं। तो गाइस एक बार जल्दी से आप सेशन को शेयर कर दो कि क्लास हमारी जो है वो हो रही है। एक बार 1 मिनट सभी टाइम लेंगे और क्लास को स्टार्ट, इसको शेयर करेंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है दोस्तों? इज अ सीरीज ऑफ चेंज दैट अकर्स इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी ऑन एन इकोलॉजिकल टाइम स्केल। देखो, किसी भी इकोलॉजिकल जो कम्युनिटी होती है ना हमारी, उसमें इकोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर जो भी चेंज आता है, समझ में आ रही है? सिंपल बात है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक समय के बाद जो बदलाव आता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? सक्सेशन, उत्तराधिकार, उसको हम बोलते हैं। देखो सिंपल बात मैं कह रहा हूं, कोई भी एरिया है उसकी पारिस्थितिक तंत्र में, उसमें जो भी बदलाव आता है समय के साथ साथ, उसी को बोला जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन occurs when a series of communities replace one another due to the large scale destruction by the natural or the man-made reason। देखो सिंपल बात है, सक्सेशन कब होगा? मैंने बताया जब चेंजेस आएंगे, और ये चेंजेस आने के बाद क्या होता है, जब चेंजेस आते हैं तो एक प्रकार की कम्युनिटी जो है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है बाय द सेकंड टाइप ऑफ द कम्युनिटी। और ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन। जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, तबाही हुई है, और ये जो तबाही होती है, इट कैन बी द नेचुरल और इट कैन बी द मैन मेड। ये दोनों प्रकार की हो सकती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। इट कैन बी मैन मेड और इट कैन बी नेचुरल। सिंपल बात हमने यहां पे की है। द प्रोसेस कंटिन्यूज, वन कम्युनिटी इज रिप्लेसिंग अनदर कम्युनिटीज एंड द स्टेबल मैच्योर कम्युनिटी डेवलप्स। देखो ये जो प्रोसेस है ये तब तक चलती रहती है। देखो आपकी एक थ्योरी भी है ना, फिटेस्ट जो है वो सर्वाइव करेगा। तो जब एक मैच्योर कम्युनिटी वहां डेवलप हो जाती है ना पूरी तरीके से, तब तक ही सक्सेशन क्या होता है? चलता रहता है। मैं सिंपल बात कह रहा हूं आपको, किसी एरिया में कोई वेजिटेशन थी, कोई पारिस्थितिक तंत्र था हमारा, तो वहां पर कोई एक प्रकार की वेजिटेशन थी, मैनमेड, आदमी या नेचुरल वजह से। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर बुश फायर थी, आग लगी थी, पूरे जंगल क्या हो गए? पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब ये कैसा रीजन है आपका दोस्तों? इट कैन बी मैनमेड और इट कैन बी नेचुरल। बट ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी है उसका कारण बताया जा रहा है आपका नेचुरल।
क्योंकि गर्मी तेज तापमान की वजह से हीट वेव्स थी और हीट वेव की वजह से वो जो वहां पर फॉडर मिला उसकी वजह से उस फॉडर के अंदर आग लगी, जो सूखे लीव्स थे उन पर आग लगी और वो जो है पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो जो बुश फायर थी वो फैल जाती है। सो बेसिकली इट इज अ मैन मेड नहीं है, ये कैसा है आपका दोस्तों नेचुरल रीजन। तो नेचुरल रीजन से एक पूरी वेजिटेशन वहां पर डिस्ट्रॉय हो गई है ना, पूरे ऑस्ट्रेलिया के जो वन है वो सारे जल गए। अब वहां पर नई वेजिटेशन ग्रो करेगी, तो वो जो पुरानी वेजिटेशन थी वो हटा दो, अब नई वेजिटेशन जो ग्रो करेगी इसी को क्या बोलेंगे सक्सेशन। अभी कब तक ग्रो करती रहेगी, जब तक लास्ट में एक मैच्योर वेजिटेशन आपकी नहीं आ जाती तब तक ये चलता रहेगा और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसको हम बोल रहे हैं। अब देखो इसमें कुछ टर्म्स हैं, देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर थिंग। सक्सेशन के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली है। पहला होता है पाइनर कम्युनिटी। पाइनर कम्युनिटी क्या होती है, जैसे मैंने बताया आपको, देखो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बुश फायर थी, आग लगी है ना, आग लगने के बाद मान लो इलाका बिल्कुल साफ हो गया प्लेन, अब उसके अंदर पाइनर कम्युनिटी क्या होगी, देखो पाइनर कम्युनिटी ये वो होगा, ये आग लगने के बाद जो बंजर हो चुका इलाका उसके बाद जो पहली प्लांट कम्युनिटी वहां पर आएगी ना उसी को बोलेंगे पाइनर कम्युनिटी। सो पाइनर कम्युनिटी क्या होगी, द फर्स्ट प्लांट जो उस इलाके में उगेगा उसी को हम क्या बोलेंगे पाइनर प्लांट, पाइनर कम्युनिटी। द फर्स्ट प्लांट टू कॉलोनाइज द एरिया दैट इज कॉल्ड एज द फाइनल, दैट इज कॉल्ड एज द पाइनर कम्युनिटी, नॉट फाइनल कम्युनिटी, इट्स पाइनर कम्युनिटी। ठीक है, तो जो पहला पेड़ वहां पर ग्रो करेगा, समझ में आ रही है बात कि नहीं। ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर से ऑस्ट्रेलिया के जो वन है, फॉरेस्ट है, वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब जो पहली वनस्पति वहां पर उगेगी, जो फर्स्ट प्लांट कम्युनिटी वहां पर ग्रो करेगी, दैट प्लांट कम्युनिटी विल बी नोन एज द, उसको हम क्या बोलेंगे आपका पाइनियर कम्युनिटी। गुड, चलिए अब उसके बाद आता है दोस्तों क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब देखो पाइनर कम्युनिटी उग चुकी है, पहली वेजिटेशन आ चुकी है, अब वो धीरे धीरे ग्रो करेगी है ना, और फाइनली आपका क्या होगा, एक मैच्योर कम्युनिटी हमारे पास वहां पर आ जाएगी। अब वो जो मैच्योर और जो फाइनल कम्युनिटी आती है उसी को बोलते हैं क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स का मतलब क्या होता है, एंड, अंत। तो जो अंत में जो वनस्पति हमारे पास आती है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द क्लाइमेक्स वेजिटेशन। सो द फाइनल स्टेज ऑफ द सक्सेशन इज नोन एज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जो हमारे पास फाइनल स्टेज होती है ना, जो फाइनल स्टेज होती है हमारे पास सक्सेशन की, उसी को हम क्या बोलते हैं आपका, दैट फाइनल सक्सेशन इज गोइंग टू बी नोन एज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। सिंपल बात है, एक एरिया का अगर एक एरिया के अंदर कोई भी वेजिटेशन अगर उसका डिस्ट्रक्शन होता है तो उस डिस्ट्रक्शन के बाद में जो पहली कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी उस एरिया को कॉलोनाइज करती है वो कहलाएंगी पाइनर कम्युनिटी। और जो लास्ट में, सबसे लास्ट में जो मैच्योर कम्युनिटी बनती है, जो फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन के ऊपर जो कम्युनिटी डेवलप होती है, दैट कम्युनिटी इज गोइंग टू बी नोन एज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। कुछ ऐसे आप देख सकते हो, देखो ये पहले पेड़ थे फर्स्ट स्केल पर, ये पूरा हरा भरा जंगल था, एकदम फर्स्ट क्लास था। अब आग लगी, कैसा रीजन हो गया, नेचुरल रीजन हो गया है ना। आग ने सारे के सारे फॉरेस्ट क्या कर दिए, जला दिए, खत्म। फोर्थ स्टेज पे एरिया कैसा हो गया, बिल्कुल प्लेन, यहां पर नो ट्री एट ऑल, कोई ट्री नहीं है ना। अब यहां पर देखो पेड़ पौधे उगने दोबारा से स्टार्ट होंगे, ये पूरा का पूरा जो वेजिटेशन का साइकिल दोबारा से स्टार्ट होगा। दोबारा से कैसे स्टार्ट होगा, सारी चीज इसको बराबर मात्रा मिलेगी, हल्की पहले कोई घास फूस ऐसी चीजें उगना स्टार्ट होगी, यस और नो, है ना। एकदम से तो घरे हरे भरे वन यहाँ पे हो नहीं जाएंगे क्योंकि एक कम्युनिटी वहां पर ऑलरेडी रिप्लेस हो चुकी है, अब दूसरी कम्युनिटी आएगी तो स्टार्ट होगा विद द ग्रासेस, स्टार्ट हो गया। उसके बाद छोटे छोटे पेड़ आएंगे है ना, छोटे छोटे जो घास हैं, झाड़ियां हैं इस टाइप के। उसके बाद में कम्युनिटी क्या करेगी और ग्रो करेगी और फाइनली दोबारा से एक वेजिटेशन फुल क्लाइमेक्स कम्युनिटी आपकी डेवलप हो जाएगी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये कम्युनिटी क्या कहलाएगी दोस्तों आपका, दिस इज गोइंग टू बी नोन एज द पाइनर कम्युनिटी, क्योंकि सबसे पहले होती है। और यहां पर इसकी बात मैं अगर करता हूं तो ये क्या कहलाएगी हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी नोन एज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम आपका, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। समझ में आ रही बात, पाइनर और क्लाइमेक्स। डिस्ट्रक्शन हो गया था, यहां से आग लगी थी, देखो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। एक आपका टोटल अगर मैं बात करूं वेजिटेशन, उसका एरा समाप्त हो चुका है, दूसरा शुरू हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं सक्सेशन। समझ में आ गया, क्लियर है सभी को। जल्दी से अगर क्लियर है तो फटाफट करो लाइक, ठीक है, जल्दी से। अगर आपको क्लियर है यहां तक ये बात तो फटाफट मुझे क्लियर करो। देखो जल्दी से, कुछ बच्चे अभी अभी जुड़े हैं, मैं देख पा रहा हूं संख्या में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है, उनको मैं बता दूं। आज का टॉपिक जो हमारा वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया, जल्दी से मैं इसी स्लाइड में बताऊंगा। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है सर, इकोलॉजिकल सक्सेशन यहां पर आप देखो, सिंपल मैं बता रहा हूं, एक एरिया था,
है ना, यहाँ जंगल था, इसमें आग लगी, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में सेम ऐसे ही मान लो जंगल था, अच्छा वाला, आग लगी, किसी भी रीजन से हो सकता है, उसके बाद आग ने सब कुछ समाप्त कर दिया, प्लेन एरिया हो गया, है ना। अब एक वनस्पति का एरा खत्म हो चुका है, अब दूसरा आएगा ना, ऐसा तो नहीं बंजर ही पड़ा रहेगा, अब धीरे धीरे इस पे दूसरी वनस्पति उगना स्टार्ट होगी, बस इसी को बोलेंगे हम सक्सेशन। अब सक्सेशन के अंदर जो सबसे पहले कम्युनिटी आएगी, जो सबसे पहले छोटे छोटे प्लांट्स उगेंगे, इनको हम बोलेंगे आपका, दे आर नोन एज द पाइनर कम्युनिटी, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पाइनर कम्युनिटी बोलेंगे। पाइनर धीरे धीरे ग्रो करेगी, पहले तो घास फूस ही उगेंगे छोटे मोटे, उसके बाद ये आएगी, फिर ये आएगी मैच्योर, ये मैच्योर है, ये स्टेज है डेवलपमेंट, इनको जायर बोलते हैं हम, SERE, ये क्या करेंगे, धीरे धीरे ग्रो करेंगे, और फाइनली ये वाली कम्युनिटी आ जाएगी दोबारा से, बिल्कुल घरे हरे घने बने वृक्ष, और इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, जब ये ऐसा हो जाएगा, फाइनल जब हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम आपका क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो याद रखना, दो इंपॉर्टेंट टर्म थी, पाइनर कम्युनिटी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और पाइनर से क्लाइमेक्स तक पहुंचने के लिए बहुत सारी स्टेज पार करनी पड़ती है, हर स्टेज को क्या बोलते हैं, जायर, SERE, जायर, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब मैं क्या कह रहा हूं, देखो, जब भी ऐसा होगा कि आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन हुआ, मतलब एक प्रकार की वेजिटेशन को आपने रिप्लेस कर दिया बाय द डिफरेंट वेजिटेशन, ये थी, अब इसको रिप्लेस कर दिया, तो यहां की जो वनस्पति होगी ना, उसमें कुछ प्रकार के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, कुछ प्रकार के चेंजेस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों गाइस यहां ध्यान दो, वरना ब्लॉक कर दिए जाएंगे आप लोग, ठीक है, और मैं ओपन भी नहीं करा पाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि कोई है नहीं यहाँ पे ब्लॉक जिसको मैं बोल दूं ओपन कर दो, ब्लॉक हो जाओगे आप तो हो ही जाओगे। सो क्या कह रहा हूं मैं, आपका ध्यान दो, ये हो गया। उसके बाद में अब जैसे ये सक्सेशन होता है ना, तो इस पूरी इकोलॉजी के अंदर कुछ बदलाव आ जाते हैं। वो बदलाव क्या क्या होंगे, देखो, पहला बदलाव होगा दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। जो प्रोडक्टिविटी है ना, वो क्या हो जाएगी, जो दोस्तों आपकी बढ़ जाएगी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी पहले से। साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो जो न्यूट्रिएंट स्ट्रक्चर है आपका, वो शिफ्ट हो जाएगा। देखो, पहले पेड़ थे, उसके अंदर फिर पेड़ पौधे जले हैं, तो उनके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक जो आपके केमिकल्स होंगे, ऑर्गेनिक मिनरल्स होंगे, जो आपकी मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर मिलेंगे। तो ओवर दैट टाइम जो हमारा न्यूट्रिएंट का जो रिजर्व है, जो हमारे खनिज हैं वहां पर, उन खनिज का रिजर्वायर जो है, जो खनिज का जमाव है, उसमें भी बदलाव आएगा। तो जब भी सक्सेशन होगा, पहली चीज क्या होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। दूसरा क्या होगा दोस्तों, आपका जो खनिज है उसके रिजर्वायर में, उसमें भी बदलाव आएगा। साथ ही साथ इंक्रीज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, विविधता, ठीक है, विविधता में भी क्या होगा, बदलाव। विविधता का मतलब है नंबर। जैसे अगर मैं बात करूं गधों में डाइवर्सिटी, गधे मतलब अलग अलग प्रकार के गधे होना, एक गधे जिसके सींग है, दूसरा गधा ऐसा है जिसके पूंछ नहीं है ना, तो ऐसे से अलग अलग टाइप के गधे मिलते हैं, उसको बोलते हैं हम डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता, कितनी विभिन्नता है, भिन्नता है। यू आप भी और मैं भी, हम सब क्या ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन आप अलग दिखते हैं, मैं अलग दिखता हूं, है ना, हम सब क्या दिखते हैं, अलग। सो दिस इज नोन एज द डाइवर्सिटी, कि एक ही उसके अंदर डिफरेंट क्या हो आपके जीन्स हो, दैट इज नोन एज द डाइवर्सिटी। सो पहला प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी जब भी इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू, सो व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ऑफ अ डिफरेंट और what are the characteristics after shifting after the ecological succession of a particular ecology, कि particular ecology के अंदर जब आपका ये शिफ्ट होता है, सक्सेशन आता है, उसके बाद में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो पहला बदलाव क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। न्यूट्रिएंट लेवल जो है वो रिजर्वायर में वो बदल जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या, डाइवर्सिटी जो है आपकी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। साथ ही साथ और क्या होगा सर, इंक्रीज नीश। नीश जो है वो क्या हो जाएगा आपका, अब ये नीश क्या होता है मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है, प्रीवियस वीडियो देखो, जिसको नहीं आता वहां से पता चलेगा, क्योंकि मैं पहले ही बता रहा था जब तो आप मजे ले रहे थे, है ना, जब सोच रहे थे कि चलो ठीक है ऐसे ही चल रहा है, टाइम पास हो जाएगा। यहाँ टाइम पास नहीं हो रहा कुछ भी। अब अगला जो टॉपिक है ना, वो इससे भी ऊपर का जाएगा, है ना। अगर जिन्होंने पीछे की 2 क्लास देखी नहीं तो उसको आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर इंक्रीज नीश जो है आपका, उसकी डेवलपमेंट अच्छी होगी, इंक्रीज हो जाएगा नीश। और साथ ही साथ में जो फूड वेब है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अब फूड वेब कौन बताएगा आपको, बताओ, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना फूड वेब और फूड चेन। सो अगर आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन, मैं इनमें दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं, नीश क्या है, फूड वेब क्या है, गो टू द प्रीवियस वीडियो एंड वॉच फ्रॉम देयर। सो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो इससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट जो है रिजर्वायर में वो शिफ्ट होते हैं।
डाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाती है, नीच डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है, इंक्रीज नीच हो जाता है, और फूड कॉम्प्लेक्स जो है कॉम्प्लेक्स फूड वेब जो है आपकी वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज आता है जब इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। अगर समझ में आया तो जल्दी से मेरे को थम्स अप दोगे। MH देखो एक बात बताओ, ये पहले मेरे पास वेजिटेशन थी, जल्दी से देखते हैं। आप पूछ रहे हैं कि सर कैसे होगा, न्यूट्रिएंट लेवल कैसे चेंज होगा? जब ये पेड़ पौधे थे जल रहे थे, है ना, तो इनके अंदर भी कुछ मिनरल्स होंगे ना। बनता कौन कैसे है? देखो आप, मैं, पेड़ जो भी है ना आप आसपास देख रहे हो, वो सारे के सारे कुछ ना कुछ मिनरल्स से मिलकर बने हुए हैं। सबके सब में कुछ ना कुछ खनिज है, मिलकर बना हुआ है। अब आपने इनमें जला दिया, इनको जला दिया, राख बन के ये अब वापस में मिल जाएंगे उस इकोसिस्टम के अंदर। तो जब ये मिलेंगे तो वहां का जो न्यूट्रिएंट रिजर्वायर है उसमें बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि इनमें भी तो कुछ प्रेजेंट था। तो जब मिलेंगे वापस जाके, देखो जहां से आए थे वहीं मिल गए, तो कुछ तो वहां पर बदलाव होगा ना। हाँ, तो कुछ न्यूट्रिएंट का जो बदलाव है, खनिज का जो बदलाव है वहां पर होता है। ठीक है गाइस, यहां तक समझ में आई आपको या नहीं आई? जल्दी से बताओ। ओके, मैं देख पा रहा हूं सभी लोगों को लगभग जो है वो समझ में आ गया है। दोस्तों सेशन को लाइक करना है सभी को, और प्लीज यार गाइस शेयर आपको करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर मेकिंग सो मच एफर्ट फॉर यू। ठीक है, बहुत एफर्ट आपके लिए किए जा रहे हैं। रेगुलरली मैं ऑफिस आ रहा हूं, ठीक है, इन आफ्टर दिस कोरोना वायरस भी मैं ऑफिस आके आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं, है ना। खतरा तो है लेकिन फिर भी काम मैं कर रहा हूं। सो मुझे आपका ना सपोर्ट चाहिए, है ना। अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा ना तो मैं फिर डिमोटिवेट हो जाऊंगा, फिर मजा नहीं आएगा। समझ रहे हो बात को? तो सपोर्ट आपको करना है। चलिए अगली मैं बात कर रहा हूं कि आपके सामने नेक्स्ट जो है, अब देखो, अब सक्सेशन दो प्रकार का होता है। पहला होता है मेरे पास प्राइमरी सक्सेशन। अब प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, ध्यान से समझना। प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है मैं इसको बता रहा हूं। ये कोई बेरन लैंड है, देखो आपको देख के ही ना मेरे पीछे समझ में आ रहा होगा कि जो जमीन थी ना इसके ऊपर पहले कुछ भी नहीं उगा हुआ था, बिल्कुल सूखी थी, बंजर थी, बेजान जमीन थी। लेकिन सबसे पहले ये जीव ने यहाँ पे आके, इस वेजिटेशन ने आके यहाँ पर अपना स्थान बनाया है। ठीक है, तो ये वेजिटेशन आती है। अब इसी को हम कहते हैं प्राइमरी वेज सक्सेशन। सो इन प्राइमरी सक्सेशन और ऑन अ टेरेस्ट्रियल साइट, टेरेस्ट्रियल का मतलब जमीन वाली साइट पर, इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन अ टेरेस्ट्रियल साइट द न्यू साइट इज फर्स्ट कॉलोनाइज्ड बाय फ्यू हार्डी पाइनर स्पीसीज दैट आर ऑफ्टन माइक्रोब्स लाइकेन एंड मोसेस। जब स्टार्ट होता है ना, जब इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट होता है, जैसे इस साइट के ऊपर अभी इकोलॉजिकल सक्सेशन शुरू हुआ है, तो स्टार्टिंग के अंदर यहाँ बहुत बड़े पेड़ पौधे नहीं होंगे। आप सोच रहे हो सर बहुत बड़े पेड़ हो जाएंगे, जंगल हो जाएंगे बड़े बड़े, नहीं। जब यहाँ पर इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग के अंदर बहुत छोटे छोटे प्लांट्स, स्क्रबी, हार्डी, बुशेस जो है, या लाइकेंस, काई टाइप के, ठीक है, मोसेस, घास छोटी छोटी, वो यहाँ पर उगेंगी। जैसे ये घास टाइप का है, ठीक है, घास या छोटी छोटी झाड़ियां हैं, तो घास और छोटी झाड़ियां ही पैदा होती हैं। क्यों? क्योंकि उस समय पर ना तो सॉइल डेवलपमेंट होती है, वहां पे सॉइल जो है, मिट्टी जो है वो भी इतनी डेवलप वहां पर नहीं होती है, ना ही वहां मिनरल्स होते हैं, ना ही वहां पर जो, अगर मैं बात करूं तो वाटर कंटेंट प्रॉपर अवेलेबल होता है। देखो एक पहाड़ है ना, एक पहाड़ को अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करोगे ना तो उसके ऊपर स्टार्टिंग ऐसे ही होती है, छोटी मोटी घास फूस से। फिर क्या होता है दोस्तों, वो घास फूस जो है कुछ टाइम के बाद इनका टाइम पीरियड क्या होगा, खत्म, इनकी एज हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। जब ये मरेंगे तो इनके अंदर दोस्तों क्या है, क्योंकि ये तो घास है छोटी मोटी, इनको पानी भी कम चाहिएगा, इनको न्यूट्रिएंट भी कम चाहिए, और इनको सॉइल की भी कम जरूरत है। लेकिन जैसे ये मरेंगी तो इनके अंदर क्या है, ऑर्गेनिक है ना, इनके अंदर, और ये ऑर्गेनिक मिनरल से बने हुए। ऑर्गेनिक क्या होता है, जो भी आपको पेड़ से मिले सिंपल ऑर्गेनिक है। तो जब ये डेड होंगे तो इनके डेड रिमेन्स से क्या बनेगा, ऑर्गेनिक मिनरल बनेंगे। उन ऑर्गेनिक मिनरल से ऑर्गेनिक एसिड बनेगा, और उस ऑर्गेनिक एसिड से क्या होगा, एसिड क्या करता है, एसिड तो आप जानते हो अम्ल किसी भी चीज को काटता है। तो जब एसिड बन जाएगा वो क्या करेगा, यहां पर जो रॉक्स हैं इनको धीरे धीरे काटना शुरू कर देगा, उनका कटाव करेगा। अब जब वो कटाव स्टार्ट हो जाएगा तो यहां पर बनने लग जाएगी क्या आपकी दोस्तों, मिट्टी। सॉइल डेवलपमेंट यहां पर क्या हो जाएगी, आपका स्टार्ट हो जाएगी। और जब सॉइल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी तो हवा के द्वारा डिफरेंट जो स्पीसीज हैं, डिफरेंट जो वेजिटेशन है, उनके बीज उड़ा के हवा लेके आती है, वो यहां पर गिरेंगे, बारिश होगी, प्रॉपर आपका सारी कंडीशन जब मिलेगी तो बड़े पेड़ भी यहां पर उगने लगेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है
है कि नहीं आ रही। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी साइट पर जब इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट होगा, सो बिगिनिंग के अंदर बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे आपके स्टार्ट नहीं होंगे। सबसे पहले क्या होगा, कुछ हार्डी, कुछ पाइनर स्पीसीज यहां पर आएंगी। ये छोटी छोटी घास, ठीक है, आपकी काई, इस प्रकार की चीजें होंगी। काई लग जाएगी, काई तो समझते हो ना, पानी के अंदर वो देखी होगी, तो वो लग जाएगी। या छोटी छोटी घास उगेंगी, या इस प्रकार की छोटे छोटे श्रब्स जो हैं, झाड़ियां जो हैं वो उगेंगी। क्यों? क्योंकि इनको उगने के लिए जो चाहिए, इनको ना तो ज्यादा सॉइल की जरूरत होती है, ना ही ज्यादा न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, उग जाती हैं। जब ये मरेंगी, जब इनकी डेड होंगी, जब ये डिके करेंगी, जो सैफ्रोट्रॉप्स इनको गलाएंगे, तो इनसे बनेगा ऑर्गेनिक एसिड। वो ऑर्गेनिक एसिड इन चट्टानों को फर्दर काटने लगेगा। जब चट्टानें और कटेंगी तो सॉइल डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगी, मिट्टी अच्छे से बनने लगेगी। और जैसे ही मिट्टी अच्छे से बनने लगेगी, मिट्टी यहां बहुत सारी बन जाएगी। और जब मिट्टी बहुत सारी बन जाएगी तो वो आइडियल कंडीशन हो जाएगी, फिर उसके अंदर बड़ी वेजिटेशन भी आपका यहां पर आ सकती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सक्सेशन चलेगा, पूरा का पूरा सिस्टम चलेगा। तो जो सबसे पहले आती है ना ये स्पीसीज, इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। पूरा देखते हैं, पहले मैंने समझा दिया है। सो इन द प्राइमरी सक्सेशन, अगर मैं बात करूं आपका प्राइमरी सक्सेशन में क्या हो रहा है, ऑन अ टेरेस्ट्रियल साइट द न्यू साइट इज फर्स्ट कॉलोनाइज्ड बाय द फ्यू हार्डी पाइनर स्पीसीज दैट आर ऑफन माइक्रोब्स, लाइकेन एंड मॉसेस। ठीक है, पहले स्टार्टिंग के अंदर ऐसा ही होगा, कुछ माइक्रोब्स होंगे, लाइकेंस होंगी, या कुछ घासेस, मोसेस मतलब घास फूस होंगी। द पाइनर कम्युनिटी थ्रू देयर डेथ लीव्स द पैचेस ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। ये बात समझना, ये जो पाइनर कम्युनिटी आई है ना, जब ये डेड होंगी तो ये क्या करेंगी, आपका कुछ ऑर्गेनिक मैटर छोड़ के जाएंगी। और ये ऑर्गेनिक मैटर जो होंगे ना, इन द स्मॉल एनिमल्स कैन लिव, इनमें छोटे छोटे एनिमल्स भी रह सकते हैं, कीड़े मकोड़े इनमें रहने लग जाएंगे, है ना। उसके बाद क्या होगा, दीज ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन। जब ये गलाव होगा इन पाइनर वेजिटेशन का, जब ये पाइनर वेजिटेशन आपकी गलेंगी, सड़ेंगी, तो इनसे दोस्तों ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस होगा, अम्ल प्रोड्यूस होगा, जैविक अम्ल। ऑर्गेनिक एसिड मतलब जैविक अम्ल। तो जब ये स्पीसीज डेड होगी तो जैविक अम्ल प्रोड्यूस होगा, और जब ये जैविक अम्ल स्टार्ट होगा तो अम्ल जो होता है, एसिड जो होता है, ये रॉक को काटने लगेगा, और वो सॉलिड रॉक जो है वो काटने लगेंगी, और उनसे सॉइल फॉर्मेशन आपका होने लग जाएगी। बाय यूजिंग दिस सॉइल फर्दर कम्युनिटी स्टार्ट ग्रोइंग एंड न्यू नीश अपॉर्चुनिटी विल डेवलप्ड। और जब मिट्टी आ जाएगी, पहले तो मिट्टी नहीं थी, मिट्टी नहीं थी तो ये छोटी छोटी झाड़ियां उग रही थी। अब जब मिट्टी बन के तैयार हो चुकी है तो वहां पर नई प्रकार की वनस्पति आ सकती है, नए प्रकार का नीश का डेवलपमेंट वहां पर हो पा रहा है। तो ये जो सक्सेशन है, दिस इज गोइंग टू बी नोन एज द प्राइमरी सक्सेशन। सर एसिडिक सॉइल में भी प्लांट ग्रो करती है क्या? मानस, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहां पर एसिडिक सॉइल हुई नहीं है, यहां पर ये मैटर था। ये जो पीछे आपने घास फूस देखी थी वो गली थी, और उनके गलने की वजह से, उनके डीकंपोजिशन, उनके डिके की वजह से ऑर्गेनिक मैटर बना था। और ऑर्गेनिक मैटर जो बना था वो एसिडिक नेचर का था। और उस एसिड से क्या हुआ था, उस एसिड से वो चट्टान वेदर होने लगी थी, कटाव हुआ था, और उस कटाव होने से मिट्टी बन गई थी। तो मिट्टी एसिडिक नहीं है अभी भी, सिर्फ ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस हुआ था जिससे मिट्टी का निर्माण हुआ है। मिट्टी एसिडिक नहीं है, ये बात किसी ने नहीं बोली है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल प्रकाश, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, आपका बहुत बार आ चुका है। ओके, मोनालिसा त्रिपाठी, ओके, आई विल रिप्लाई योर डाउट ऑन द इंस्टाग्राम, कैन यू प्लीज सेंड इट वंस अगेन। एक बार आप दोबारा से सेंड कर देना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। कमलकांत नायक, यार आई एम सॉरी, एक दो हो जाते हैं यार, ठीक है। मैं इसमें क्या लिखा है मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। ये हिंदी है आपका। एक स्थल पर प्राथमिक उत्तराधिकारी में एक नई साइट को पहले कुछ हार्डी अग्रदूत प्रजातियां जो हैं वो उपनिषित करती हैं, जो अक्सर आपका लाइकेंस होते हैं, काई इत्यादि होती है। उनकी मृत्यु के माध्यम से आपकी अग्रणी समुदाय कार्बनिक पदार्थ के पैच छोड़ देते हैं, जिसमें छोटे मोटे जानवर रहते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ सड़ने के दौरान कार्बनिक अम्ल का उत्पादन करते हैं। कार्बनिक अम्ल रोग का अपक्षय शुरू कर देते हैं और मिट्टी का निर्माण शुरू हो जाता है। इस मिट्टी के उपयोग से आगे समुदाय बढ़ने लगता है और नए अवसर पैदा होते हैं। वही तो बताया मैंने आपको, ठीक है। तो वो तो था प्राइमरी सक्सेशन। नाउ व्हाट अबाउट द सेकेंडरी सक्सेशन? अब देखो सेकेंडरी सक्सेशन में तो क्या होगा, यही तो होगा ना। देखो पहले था कुछ भी नहीं था, छोटी छोटी घास झाड़ियां आने लगी, उसके बाद ये और बड़े नीश डेवलपमेंट होता गया, अलग अलग स्टेज आई, उसके बाद में आप देखोगे तो फाइनल फुल फ्लेज्ड कम्युनिटी यहां पर बनती है। सो यही क्या होता है आपका सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है।
अब सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, प्राइमरी में देख लिया, सेकेंडरी सक्सेशन में प्राइमरी में कुछ हार्डी स्पीसीज होती हैं, सेकेंडरी में क्या होता है, इन सेकेंडरी सक्सेशन अ प्रीवियसली ऑक्यूपाइड एरिया इज रिकॉलोनाइज्ड बाय द फॉलोइंग अ डिस्टर्बेंस दैट किल्स मच ऑफ इट्स कम्युनिटी। अब प्राइमरी कम्युनिटी बनने लगी थी, जैसे हमने पिछली उसमें देखा था स्लाइड्स में, है ना, ये लाइकेंस आया, कुछ कारणों से मर गए, उसके बाद में नीश डेवलपमेंट आपका होने लगा। जब नीश डेवलपमेंट हुआ तो कंडीशन फेवरेबल हुई दूसरी प्रकार की कम्युनिटी के लिए। तो पहले तो झाड़ियां वाड़ियां थी, अब वो झाड़ियां खत्म हो चुकी है, कोई भी कारण हो सकता है, मैन मेड, नेचुरल। अब उन झाड़ियों की जगह किसने ले ली, बड़े बड़े पेड़ पौधों ने ले ली। तो जब एक टाइप की वेज नूरजहां ये उससे नहीं जाएगा, एक्चुअली ये मेरे को ना पोल्यूशन वाली खांसी है। तो होली और दिवाली के ऊपर ना एयर्स के अंदर पोलन्स होते हैं, हवा के अंदर पोलन होते हैं, तो वो जब जाते हैं ना तो मेरे को उससे प्रॉब्लम होती है। तो ये एलर्जिक खांसी है, ये चलेगी, है ना, ये अभी ठीक नहीं होने वाली है, ये थोड़ा दिन और क्या रहेंगी आपकी, कंटिन्यू रहेंगी। ओके चलिए, सो ये समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है, डन। तो किस प्रकार से क्या सिस्टम चलेगा ये समझ में आया। पहले हार्डी स्पीसीज थी और उसके बाद वो खत्म हो जाती हैं और उनकी जगह बिल्कुल नई स्पीसीज आ जाती है। तो जो पहले थी उसको बोलेंगे प्राइमरी, और सेकेंडरी का मतलब क्या है, जब दोबारा आती है। जब प्राइमरी एक प्रकार का जो एरिया था जो प्रीवियसली किसी और के द्वारा ऑक्यूपाइड था, जब वो दूसरे किसी कम्युनिटी के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी सक्सेशन। बात हुई हमारी खत्म। हिंदी में द्वितीय उत्तराधिकार क्या होता है, द्वितीय उत्तराधिकार से पहले में कब्जे वाले क्षेत्र को एक बाद में आपका दूसरा समुदाय वहां पर आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका द्वितीय। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन, बताओ। क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में अंतर क्या है, मैं बता देता हूं। देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में अंतर हमें देखना है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सक्सेशन। पहला क्या है, इट स्टार्ट ऑन न्यू साइट। याद रखो, जो प्राइमरी सक्सेशन था ना वो एक नई फ्रेश साइट के ऊपर स्टार्ट होता है, एकदम न्यू फ्रेश, एकदम नई साइट होती है, आपका नई साइट पे स्टार्ट होता है। इट रिक्वायर्स 100 ऑफ ईयर टू डेवलप। इसको डेवलप होने के अंदर ना हजारों साल लगते हैं, 100 ऑफ ईयर्स इसको लगते हैं डेवलप होने में प्राइमरी सक्सेशन को। लेकिन अगर मैं सेकेंडरी सक्सेशन की बात करूं, प्राइमरी तो नई साइट पे जनरेट हुआ था, सेकेंडरी किस पे होता था, पुरानी वाली पर, प्राइमरी पर कब्जा करता था। सो इट स्टार्ट ऑन अ वेल डेवलप्ड सॉइल। प्राइमरी सक्सेशन के द्वारा मिट्टी बनाई जाती है और उसी मिट्टी पर फिर कौन डेवलप होता है, आपका सेकेंडरी सक्सेशन। सो इट डेवलप ऑन द वेल डेवलप्ड सॉइल, पहली बात। और इट इज रिलेटिवली फास्टर एज कंपेयर टू द प्राइमरी सक्सेशन। और प्राइमरी सक्सेशन में तो 100 साल लगते हैं, 100, 200, 300, 1000 साल लग सकते हैं। लेकिन अगर मैं सेकेंडरी सक्सेशन की बात करूं तो ये बहुत फास्ट होता है, क्योंकि कंडीशन आपकी डेवलप हो चुकी है, अब उसमें समय नहीं लगेगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन। अब मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों, अब और भी है मेरे पास। फर्स्ट क्या है, ऑटोजेनिक सक्सेशन, और दूसरा जो है ऑटोजेनिक सक्सेशन के अंदर क्या है, व्हेन सक्सेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय द लिविंग इन एविडेंस ऑफ दैट कम्युनिटी इटसेल्फ। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, ऑटोजेनिक सक्सेशन क्या होता है, मान के चलो जो बदलाव आया है, सक्सेशन का मतलब क्या है, बदलाव। एक प्रकार की वनस्पति थी, अब दूसरे प्रकार की आ गई, है ना, इसको बोलते हैं बदलाव। अभी बदलाव दो तरीकों का, पहला ऑटोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक सक्सेशन क्या है, व्हेन द सक्सेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय द लिविंग इन एविडेंस ऑफ दैट कम्युनिटी इटसेल्फ। मतलब ये बदलाव जो है, ऑटो मतलब होता है स्वयं, मेरी तरफ से, जेनिक मतलब उत्पत्ति, जो ऐसा कोई भी बदलाव जो वहां पर रहने वाली कम्युनिटी के द्वारा ही, बाय द कम्युनिटी इटसेल्फ, खुद उस समुदाय के द्वारा ही वो बदलाव जो है वो लाया गया है। अगर ऐसा होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, ऑटोजेनिक सक्सेशन। सो अगर कोई पूछे व्हाट एग्जैक्टली द ऑटोजेनिक सक्सेशन इज, तो आप क्या बोलोगे, अगर एक प्रकार की कम्युनिटी वहां रह रही है, एक प्रकार का समुदाय एक इलाके में रह रहा है, तो उस समुदाय के द्वारा जो खुद से जो बदलाव लाए जाते हैं उस एरिया के अंदर, उसको बोलते हैं ऑटोजेनिक। दूसरा क्या होगा दोस्तों, एलोजेनिक। एलोजेनिक सक्सेशन में क्या होगा, ये इस कम्युनिटी के द्वारा नहीं लेके आएगा, ये कोई बाहर के एजेंट है जिनकी वजह से बदलाव आया है। सो चेंजेस ब्रॉट बाय द आउटसाइड फोर्सेस। सो ऐसा
सक्सेशन जिसमें जो बदलाव आया है वो बाहर के समुदाय के द्वारा आया, तो उसको हम क्या बोलेंगे आपका, दैट इज एलोजेनिक सक्सेशन। क्या बोलेंगे उसको, एलोजेनिक सक्सेशन। खत्म होती है बात। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। सो ये हिंदी में एलोजेनिक, ठीक है। दूसरा है आपका वो ऑटोजेनिक था। ऑटो मतलब स्वयं से, समुदाय खुद से लेके आए तो उसको बोलते हैं ऑटोजेनिक, और समुदाय में बाहरी ताकतों के द्वारा अगर परिवर्तन लाया गया है तो उसको हम बोलते हैं एलोजेनिक, है ना। अब एक टाइप से और भी डिवाइड करते हैं हम किसको, आपका सक्सेशन को, और वो कौन सा होता है दोस्तों, ये रहा ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा क्या है आपका हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, देखो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, ये आपको दिखेगा नहीं, वी आर वेरी सॉरी फॉर दिस, ठीक है। ये ब्लू से हो गया यार, ठीक है, मेरे ध्यान नहीं रहा आज यार, तो माफ कर दो यार, सॉरी शक्तिमान, है ना। आप कहोगे, आप टोको, उससे पहले मैं बता देता हूं। सो ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन क्या, एक बात बताओ, ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, बताओ मुझे, ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं भाई, ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं। ट्रॉफ का मतलब तो है ट्रॉफिक लेवल, बताया था मैंने, फूड चेन में किसका स्थान कहां है उसको बोलते हैं ट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफ क्या होता है, ऑटो मतलब जो खुद से, ट्रॉफ मतलब खाना बना ले, तो ऐसी चीजें, ऐसे जिनको बोलते हैं हम प्राइमरी प्रोड्यूसर। सो प्रोड्यूसर जो होते हैं ना, बेसिकली दे आर नोन एज द ऑटोट्रॉफ, जो खुद का खाना खुद से बना ले। और हेट्रोट्रॉफ क्या होता है, हेट्रोट्रॉप क्या होता है बताओ जल्दी से, हेट्रोट्रॉप क्या होता है सर, हेट्रोट्रॉप होता है जो अपना खाना खुद से ना बना पाए, जो दूसरों पर निर्भर रहते हो, ठीक है। दे आर नोन एज प्राइमरी, दे आर प्रोड्यूसर एंड दे आर नोन एज द कंज्यूमर। ये बताया था या नहीं बताया, इनको उत्पादक कहते हैं और इनको उपभोक्ता कहते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन का मतलब क्या हुआ, नाम से ही पता चल रहा है कि जब जो सक्सेशन के अंदर पहले कोई एरिया था, उसके अंदर अब नई जो आपका आया है, जो स्टार्ट हुआ है, जो सक्सेशन स्टार्ट हुआ है, उसमें पहले ग्रीन प्लांट आए उस इलाके पे। अगर किसी एरिया को कोलोनाइज करने में पहले ग्रीन प्लांट आए हैं, अगर पौधे पहले आए हैं, तो उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। ऑटोट्रॉफिक मतलब वहां पर पहले ग्रीन प्लांट ने वहां पर अपने आके बसेरा किया, पहले पेड़ आए थे वहां पर। लेकिन अगर ऐसा ना हो, है ना, अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर ना आए हो और वहां पर हेट्रोट्रॉप्स आए हो, हेट्रोट्रॉप्स मतलब जो प्रोड्यूसर नहीं होते, जो कंज्यूमर होते हैं, तो अगर पहले कंज्यूमर आया है तो उसका नाम होगा हेट्रोट्रॉप सक्सेशन। और अगर ऑटोट्रॉप सक्सेशन है, दैट मींस वहां उस साइट पे सबसे पहले कॉलोनी किसने बनाई थी, ग्रीन प्लांट ने। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। यस, नूरजहां जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अली सिद्दीकी, पाइनर कम्युनिटी वो होती है जो किसी भी एरिया पर सबसे पहले डेवलप हो, दैट इज द पाइनर कम्युनिटी। उसके बाद अलग अलग लेवल चलता है, उनको बोलते हैं जायर, और जो फाइनल कम्युनिटी आती है दैट इज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। बीच में बहुत सारे स्टेज होते हैं, ठीक है। अब इसी को बोलते हैं सक्सेशन। अब सक्सेशन कई तरीकों का होता था, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, फिर उसमें हमने पढ़ा था पिछले वाला ऑटोजेनिक, और दूसरा एलोजेनिक। ऑटोजेनिक में अगर चेंज उस कम्युनिटी के द्वारा ही लेके गया है, अगर सक्सेशन हुआ है लेकिन उस कम्युनिटी के द्वारा खुद ही बदलाव लाया गया है, तो उसको बोलते हैं ऑटोजेनिक। एलोजेनिक किसी बाहरी फोर्स की वजह से हुआ है, तो उसको बोलते हैं एलोजेनिक। यहां पर है ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन और हेट्रोट्रॉपिक सक्सेशन। ऑटो मतलब क्या होता है दोस्तों, यहां पर जो प्राइमरी वेजिटेशन थी, जो सबसे पहले यहां पर आके बसे थे इनिशियली, वो कौन थे, आपके पेड़। तो अगर ग्रीन प्लांट ने सबसे पहले कम्युनिटी एस्टैब्लिश की है, सो दे आर नोन एज द ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन। और अगर वहां पर सबसे पहले हेट्रोट्रॉप्स आए थे, पेड़ पौधे आए थे, तो कंज्यूमर्स आए थे, तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, आपका हेट्रोट्रॉपिक सक्सेशन। यहां तक कितने लोगों को क्लियर नहीं है, क्लियर है तो फटाफट से जल्दी से मुझे थम्स अप दिखाओगे, कमेंट बॉक्स में लिखोगे सर क्लियर है, ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर किसी को प्रॉब्लम है जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से फटाफट। और गाइज अगर समझ में आ रहा है ना तो जल्दी से बिंदास मेरे को मांगता है, आप इस सेशन को क्या करो, शेयर करो यार, फटाफट जल्दी से शेयर करो। 500 प्लस चाहिए मुझे अभी, ठीक है, फटाफट इसको शेयर करो गाइज। रविंदर गौर, यहां पे अभी मैं आपको कैरियर प्लानिंग नहीं करवा सकता, ठीक है, आपको स्पेशल सेशन देखना पड़ेगा। इन दिस वीडियो वी कैन नॉट प्लान योर करियर। यू कैन मेल मी एट sumitrathi3@gmail.com या sumit.kumar@wifistudy.com। वी विल डिस्कस दैट थिंग देयर, है ना। यहां पर नहीं करेंगे, यहां पर वी आर टेकिंग द क्लास, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर करियर प्लानिंग। सो आपको उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म पे आके बात करनी पड़ेगी। सो उसके लिए मैंने आपको ईमेल आईडी बता दिया, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, ओके।
क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, अब एक टॉपिक है जिसका नाम था बायोम। ये बायोम टॉपिक पिछली बार छूट गया था थोड़ा, टाइप ऑफ बायोम मैं आपको नहीं बता पाया था, बता दिया था बट डिटेल में नहीं किया था। देखो हमने बात की थी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। इकोलॉजी जो होती है उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहले मैंने बोला सबसे पहले इंडिविजुअल आते हैं, इंडिविजुअल से मिलकर क्या बनती थी? पॉपुलेशन। याद तो खैर किसी को नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। उसके बाद क्या था? कम्युनिटी। और इसमें दोष नहीं है आपका, ये मत सोचना दोष है आपका। देखो पहली बात तो उनकी बात होगी, देखो याद दो प्रकार के लोगों को नहीं होगा। पहले वो लोग, ठीक है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, जिन्होंने पढ़ाई नहीं, जिन्होंने रिवाइज ही नहीं किया, उन्होंने वीडियो दोबारा देखी नहीं, उन्होंने नोट्स बनाए नहीं, तो उनके तो पहले ही समझ में आना नहीं है। और ऐसे बच्चे भी होंगे कुछ जिन्होंने किया, कोशिश की, काम किया, पढ़ाई की, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिनकी वजह से उनको याद नहीं है। तो पहले वालों की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो दूसरे वालों जिन्होंने कोशिश की और याद नहीं है अभी, उनको घबराने की बात नहीं है, ये सबके साथ होता है। दिस इज द नेचुरल थिंग। आपको याद नहीं रहता तो वो करने की भी कोशिश मत करो। मैंने बताया था ना, यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर आप याद करने कोई चीज बैठ गए ना तो यू आर बाउंड टू बी फेल्ड। आप फेल होने के लिए बाध्य हो, आप फेल होंगे ही होंगे। अगर आपने रट्टा मारना स्टार्ट कर दिया ना, फेल हो आप। लेकिन अगर आप याद करने की, समझने की कोशिश करते हो तो वो चीज आपके लिए क्या होगी दोस्तों? बहुत ही बेहतरीन होगी, बहुत ही बेटर होती है। तो हम बात करें बायोम। बायोम क्या होता है? देखो जो इकोसिस्टम होते हैं ना, बहुत प्रकार के इकोसिस्टम जब मिलते हैं ना तो एक पर्टिकुलर टाइप का क्या बनता है? बायोम बनता है। मैंने बताया था इंडिविजुअल से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र, और पारिस्थितिक तंत्र से क्या बनता है? बायोम। बायोम का नाम किसके आधार पर रखा जाता है? जो वहां की वेजिटेशन है, जो डोमिनेंट वेजिटेशन है। लाइक मैंने बोल दिया डेजर्ट बायोम। डेजर्ट बायोम का मतलब वहां पर वेजिटेशन कैसी है ही नहीं वेजिटेशन। डेजर्ट में क्या वनस्पति होती है, इसलिए कुछ नहीं होता, इसलिए उसको इसलिए हम उसको मरुस्थल बोलते हैं। और अगर मरुस्थल है तो इसलिए उसको बोलते हैं हम डेजर्ट वेजिटेशन। गॉट? ठीक है, क्लियर है आपको? ऐसे ही मैं टुंड्रा बोल दूं, मैं बोल दूं टुंड्रा बायोमास, टुंड्रा बायोम। टुंड्रा का मतलब क्या है? उन इलाकों में जो बहुत पहाड़ी, हाई, जो आपके नॉर्दर्न, जो अगर मैं पृथ्वी पे बात करता हूं, सपोज दिस इज अर्थ, तो आपके हाई ऑल्टीट्यूड और लोअर ऑल्टीट्यूड लैटिट्यूड्स के ऊपर जो होता है ना, यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ के आसपास जो जिस प्रकार का वेजिटेशन मिलेगा उसके आधार पर बोलते हैं बायोम्स। तो ये बायोम जो है हमने डिवाइड किए थे, आपको याद नहीं होगा, मैं बता देता हूं। तो बायोम क्या होता है? अ लार्ज कम्युनिटी यूनिट कैरेक्टराइज्ड बाय अ मेजर वेजिटेशन। भाई एक बड़ी वनस्पति इकाई, इसका एक प्रमुख वनस्पति प्रकार और एक संबंधित जीव द्वारा इसकी विशेषता दर्शाई जाती है। एक विशिष्ट जलवायु क्षेत्र होता है। बायोम क्या होता है? एक बड़ा कम्युनिटी यूनिट होता है, एक बड़ी वनस्पति की इकाई होती है जहां एक विशेष प्रकार की वनस्पति, एक विशेष प्रकार की जलवायु और कुछ विशेष प्रकार के जीव वहां पर पाए जाते हैं। उसको हम क्या बोल देंगे? बायोम्स। बेसिकली टेरेस्ट्रियल एरिया में होता है, बेसिकली स्थलीय क्षेत्रों में होता है, लेकिन एक्वाटिक में भी होता है, लेकिन एक्वाटिक का इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ का इंपॉर्टेंट है? आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन से होंगे? ध्यान से देखो, यहां पर अगर मैं बात करूं, ये ऑल्टीट्यूड आपका इंक्रीज कर रहा है, मतलब मैं ये स्टार्ट कर रहा हूं 0 डिग्री से, इक्वेटर से मैं चल रहा हूं ऊपर, और मैं ये कहां तक जा रहा हूं आपको पता है? 90 डिग्री नॉर्थ तक, 90 डिग्री नॉर्थ तक जा रहा हूं मैं आपका। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो अब यहां पर ये है, साथ ही साथ ये ऐसे जब हम आते हैं नीचे ऊपर तो ये पोल एरिया है, तो पोल एरिया पे टेम्परेचर क्या होगा? ऑब्वियस बात है कम होगा। और नीचे जब हम आएंगे तो टेम्परेचर आपका क्या होगा दोस्तों? इंक्रीज। एरो ऊपर है, दैट मींस टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले जो नीचे एरिया होता है, अगर मैं बात करूं आपका 0 से लेकर 30 डिग्री के आसपास, 30 डिग्री नॉर्थ, तो ये क्या होता है दोस्तों? ट्रॉपिकल रीजन। पता है ना आपको सभी को, ज्योग्राफी में पढ़ रहे हो और मैंने पढ़ाया है, आपको याद होना चाहिए। 0 से 30 नोन एज द ट्रॉपिकल रीजन। बिटवीन ट्रॉपिक्स, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का होता है। हिंदी में बोलते हैं उपोषण कटिबंध। ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है आपका दोस्तों? उपोषण कटिबंध। ठीक है, दिस इज नोन एज उपोषण कटिबंध। उसके बाद हम बात करते हैं आपका क्या? टेम्परेट। तो 30 से लेकर 45 या 40 के बीच का जो रीजन होता है ना, ये क्या होता है दोस्तों? आपका टेम्परेट रीजन। 40 नहीं तो 60 मान लो। ठीक है, ये होता है टेम्परेट रीजन। टेम्परेट का मतलब क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंध। उसके बाद में सब आर्टिक है यहां पर। सब आर्कटिक मतलब क्या होता है? भाई आर्कटिक का ही भाग है वैसे। ये आपका 60 से लेकर 90 डिग्री के बीच में पाए जाते हैं। तापमान बहुत कम हो जाता है यहाँ पर, तो वहां पर कैसे हो? तो बहुत तापमान कम होगा तो टुंड्रा, इस प्रकार की कोई वनस्पति मिलेगी नहीं, बर्फ पड़ती है यहाँ पर, और साथ ही साथ में छोटी छोटी घास फूस यहाँ पर उगेंगी। अब आर्कटिक रीजन, सब आर्कटिक रीजन का मतलब क्या है? यहाँ ठंड ज्यादा थी इसलिए कुछ उगा नहीं, लेकिन यहाँ पर उगा तो है, लेकिन पेड़ जो होते हैं वो इस शेप में आते हैं। अब ये होता है अडेप्टेशन।
पेड़ जब भी ऐसी शेप अडेप्ट करे उसका एक पर्पस होता है। डेजर्ट में बात करते हैं, डेजर्ट में जो पेड़ होते हैं ना, या तो उनके ऊपर पत्ते होते ही नहीं है, और पत्ते होते हैं तो बहुत थिक होते हैं, वैक्सी लीव्स होते हैं, और उनका तना भी जो होता है ना वो वैक्सी तना होता है। क्यों होता है ऐसा बताओ मुझे? ताकि उसमें वो ज्यादा पानी स्टोर कर सके, ज्यादा वाटर स्टोर कर सके। अच्छा दोस्तों यार, क्या आपका दूसरा सेशन स्टार्ट हो रहा है क्या क्लास नीरज सर की क्लास है? आप देख लो, क्या इवेंट के अंदर नीरज सर की क्लास है? दोस्तों मैं तो देख नहीं पा रहा हूं। अगर नीरज सर की क्लास है तो क्लास को हम समाप्त करेंगे, अदरवाइज हम क्लास को जो है ना वो आगे प्रोसीड करेंगे। सो आप एक बार मेरे को जल्दी से इन्फॉर्म कर दो, क्या सर की क्लास हो रही है? तो अगर सर की क्लास हो रही है तो अपन समाप्त करते हैं, अदरवाइज अपन जो है उसको आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। सो जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपके कमेंट का कर रहा हूं इंतजार। जल्दी से बताओ, क्या नीरज सर की क्लास है? अभी इवेंट बना हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर है क्लास तो ठीक है, नहीं है तो अपन जो है क्लास को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। मुझे यहाँ पे दिखाई दे नहीं रहा इवेंट, शायद तो सर की क्लास नहीं है, तो मैं थोड़ी सी इस क्लास को आगे प्रोसीड करता हूं, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जो है हमारा टाइम जो है वो थोड़ा सा वेस्ट हो गया था। ठीक है, सो 10 से 15 मिनट में और लूंगा आपका, और ये जो कंप्लीट टॉपिक है ये हम करवा देंगे। देखो, किसी भी वेजिटेशन को, एक बात बताओ यार, किसी भी पेड़ पौधे को उगने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होती है? अगर मैं बात करूं तो किसी भी पेड़ जो होता है उसको उगने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता यहां पर होगी। किस किस चीज की आवश्यकता होगी बताओ मुझे? पेड़ जो होता है ना, कोई भी पेड़ हो, XYZ कोई भी पेड़ हो, पेड़ को उगना है तो 2 चीजें उसको चाहिए। पहला चाहिए उसको तापमान, टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, पूरा वेजिटेशन का फंडा क्लियर हो जाएगा इससे। दूसरा चीज क्या होती है उसको? दूसरी चाहिए उसको वाटर अवेलेबिलिटी। अगर ये 2 चीजें होगी ना तो ही पेड़ ग्रो करेगा, वरना उसको मजा आएगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा तापमान चाहिए और अच्छी खासी उसको पानी चाहिए, मतलब नमी वाला जो ह्यूमिडिटी, उमस वाला मौसम होता है ना, उसी के अंदर पेड़ जो है वो आपका ग्रो करता है। अब एक बात बताओ, टुंड्रा वाला इलाका है तो भाई यहां पर तो बहुत ज्यादा क्या पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो टेम्परेचर क्या होता है, ऑलमोस्ट 0, और वाटर भी लगभग बहुत क्या होता है आपका, कम होता है। तो क्या इस इलाके में वनस्पति होगी? नहीं होगी। भाई एक आदमी को जिंदा रहने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। होता है ना, बच्चे, वो एक ऐड नहीं देखे आपने कि वो हाइट वाइट का ऐड होता है, तो वो हाइट छोटी रह जाती तो उससे पूछता है मम्मी ने बचपन में कॉम्प्लेन नहीं पिलाया क्या, आप पीना शुरू करो। तो यहां पर वो कॉम्प्लेन वाली बात ही है, मतलब एक भी फैक्टर अगर कम रह गया तो पेड़ की हाइट जो है नहीं बनेगी, वहां पेड़ होंगे नहीं, तो इसलिए पेड़ यहाँ है ही नहीं, छोटी छोटी घासें मिलती हैं यहाँ पर, छोटे छोटे। ठीक है, अब आते हैं सब आर्कटिक रीजन में, इसी रीजन के अंदर आते हैं। तो यहां पर टेम्परेचर की बात करूंगा, वाटर, तो वाटर तो ठीक है, लो है, लेकिन साथ ही साथ टेम्परेचर भी क्या है आपका, लो है। मतलब ना तापमान इतना अच्छा है, ना ही वाटर अवेलेबिलिटी उतनी है, लेकिन ठीक है, पानी तो उग तो जाएंगे पेड़, और पेड़ उग भी गया, लेकिन ठंड इतनी होती है ना, पेड़ अपने आप को बचाने के लिए ना इस प्रकार की कॉनिकल शेप ले लेता है, इस प्रकार की। ये क्यों लेता है शेप? क्योंकि इसमें सरफेस एरिया मिनिमम हो जाता है। अब बर्फ गिरेगी तो साइड से बर्फ गिर के नीचे चली जाती है, ऊपर के ही पत्ते खराब होते हैं, पूरा पेड़। अगर ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, या सब आर्कटिक रीजन में, हिमालय में जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ना, आप देखोगे तो इसी प्रकार के फॉरेस्ट मिलते हैं, इनको हम बोरील फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो पेड़ ऐसा क्यों हो जाता है पता है? पेड़ ऐसा हो जाता है, उसको अपना बचाव करना है, इसको बोलते हैं अडेप्टेशन। मैंने अडेप्टेशन वर्ड भी बताया, वो आपको पहले समझाया हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया, उसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा नहीं, ऐसा पेड़ होगा तो बर्फ गिरेगी सारे पे, पूरा पेड़ का पेड़ क्या हो जाएगा, उसकी डेड हो जाए, पेड़ की पूरी पेड़ की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। सो इसीलिए यहां पर ये अडेप्टेशन है, इसकी इस प्रकार की शेप यहां पर बनती है। ठीक है, समझ में आ गया बात? डेजर्ट में मैंने बताया था, डेजर्ट में या तो पेड़ पे पत्ता ही नहीं होता। क्यों नहीं होता पता है? क्योंकि पेड़ के पत्तों से, मैंने बताया था, ट्रांसपायरेशन होता है। पेड़ के पत्तों से कुछ वाष्प जो है वो आपका क्या होता है, पेड़ जमीन से पानी लिया और वो पेड़ों के पत्तों के द्वारा उसमें रंध्र होते हैं, उससे एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इवेपोट्रांसपायरेशन, है ना। अब वो इवेपोट्रांसपायरेशन अगर डेजर्ट इलाके में होने लग गया तो कंगाली नहीं आ जाएगी। एक तो मरुस्थल के अंदर पहले ही पानी नहीं है और ऊपर से तुम इवेपोट्रांसपायरेशन कर रहे हो, वो पेड़ जिंदा भी नहीं रहेगा। इसीलिए जो आप डेजर्ट में पेड़ देखते हो ना, गंजे होते हैं, या तो पेड़ होते हैं, पत्ते होते ही नहीं, और होंगे तो बहुत माइनर होंगे, बाल जैसे आपके पत्ते होंगे, ताकि सरफेस एरिया बहुत कम हो और पेड़ों से उनके सतह से पानी का लॉस जो है वो ना हो।
समझ में आ रही बात? तो ये होता है अडेप्टेशन। सो हर पेड़ या जीव जो है अपने आप को उसी हिसाब से अडेप्ट करता है। एक बात बताओ, जो पहाड़ी में जो हाई ऑल्टीट्यूड पे अधिक ऊंचाई पे जाओगे तो भी तापमान कम ही रहेगा। हिमालय पे जाते हो बर्फ पड़ती है ना, है तो 30 डिग्री के आसपास, लेकिन ऊपर हाइट हो जाती है तो बर्फ पड़ती है। अब जैसे ठंडे इलाके में आप जाते हो तो वहां पर जीवों में बदलाव नहीं देखते हो आप, तो वहां के जो जीव होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं, है ना। आप चले जाओ पहाड़ी इलाके में चले जाओ तो वहां पर जो लोग होंगे ना, उनका ये शोल्डर एरिया जो है ना ये ब्रॉड मिलेगा, और यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या मिलेगा, फैट मिलेगा, फैटी टिश्यू होंगे। फैट क्यों मिलेगा? ताकि वो फैट जो उनको ठंड से बचा सके। ऐसे ही आप ऊपर जाओगे, ठंड में जाओगे तो फर बियरिंग एनिमल्स मिलेंगे आपको, जिनकी बड़ी बड़ी फर्स हैं, मतलब वो जो स्किन होती है उस पर बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। तो ऐसा होता है। देखो, एक तो अपने यहाँ देसी जो कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, तो उनके बाल बहुत कम होंगे, छोटे छोटे होंगे। और एक आप लेके आते हो जर्मन शेफर्ड या कोई साइबेरियन हस्की, तो उसके कितने बड़े बड़े बाल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसी इलाके में पैदा होता है, तो वहां पर ठंड ज्यादा पड़ती है, इसलिए उसके बाल ज्यादा है। दैट इज नोन एज द अडेप्टेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन। दूसरा, आप दुबई से ले आओ कोई कुत्ता, तो दुबई के जो कुत्ते होंगे वहां पर क्या होगा यार, एकदम गर्मी पड़ती है तो बाल हो गया, कुत्ता मर जाएगा। तो उसी हिसाब से वहां पर क्या होता है दोस्तों, जिस हिसाब का एरिया होता है, जिस हिसाब का क्लाइमेट होता है, उसी प्रकार की वेजिटेशन और आपके जीव वहां पर पाए जाते हैं। दिस थिंग इज नोन एज द अडेप्टेशन। ठीक है। तो जीव प्रति एक जगह का तापमान, एक जगह का वेजिटेशन, उस जगह की सारी चीजों के आधार पर ही एक प्रकार का जो बायोम है वो डिसाइड होता है। जैसे टुंड्रा बायोम हो गया, बोरियल फॉरेस्ट हो गया, इसको हम बोलते हैं टाइगा बायोम भी बोल देते हैं। ऐसे ही टेम्परेट फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, और क्या होता है आपके डेजर्ट्स, फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स और डेजर्ट्स। तो इस प्रकार के आपके पाए जाते हैं। सो एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। ओके, सबसे पहले बात करते हैं टुंड्रा बायोम्स। ठीक है, टुंड्रा बायोम अभी मैंने बताया था। पहली बात तो रीजन कहां पर लाई करेंगे, है ना। आप पूछो सर रीजन कहां होंगे, क्षेत्र, तो देखो आपको देखने ही समझ में आना होगा। ठीक है, ये जो है ये 12 सिंगा टाइप है, हिरण की प्रजाति है ना। लेकिन आप देखो इसके कितना मतलब फैट है, कितना फैट है इसकी बॉडी पे, है ना। बाल भी जो है बड़े बड़े हैं, है ना। तो जो इसकी अपर स्किन है उसके अंदर सबक्यूटेनियस फैट की मात्रा क्या है, ज्यादा, ताकि इसको ठंड ना लगे। तो ये क्या अडेप्टेशन, भैया पहाड़ी इलाकों में रह रहे हैं ना, तो ऐसा ही मिलेगा ये, और कैसा मिलेगा। अगर ये बिल्कुल गंजा टाइप का हिरण मिलने लग गया तो मर जाएगा ठंड से, समझ रहे हो। तो यहाँ जिस प्रकार का बायोम होता है उसी प्रकार की वेजिटेशन भी होती है। सो रीजन, किस इलाके में टुंड्रा टाइप का बायोम पाया जाता है। सबसे पहले बात बता दूं, नॉर्दर्न मोस्ट रीजन एडजॉइनिंग द आइस बाउंड पोल्स, जो ध्रुवीय क्षेत्र है ना, अभी सिर्फ नॉर्थ में पाया जाता है, साउथ में टुंड्रा इलाका नहीं पाया जाता। तो साउथ की बात कहां पे मैं कर रहा हूं, अगर मैं पृथ्वी की बात करूं ना, ये 0 डिग्री है, तो सिर्फ ये 90 डिग्री दो नॉर्थ यानी कि नॉर्थ पोल पे पाया जाता है। साउथ पोल के ऊपर टुंड्रा बायोम्स जो होते हैं दे आर टोटली एब्सेंट। Why this is so? Because साउथ पोल पे अगर मैं बात करूं तो वो टोटली एब्सेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि साउथ में यार वो लैंड मास है ही नहीं, दैट इज टोटली सराउंडेड बाय द वाटर एरिया एंड वाटर हैज द हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी, दैट्स व्हाई वहां ठंड इतनी होती ही नहीं है आपका। सो बेसिकली कहां पाए जाते हैं, दे आर प्रेजेंट एट द नॉर्दर्न मोस्ट रीजन। यहां पर पृथ्वी के उत्तरी मोस्ट भाग में जो है 90 डिग्री नॉर्थ के आसपास ये आपके इस एरिया के अंदर ये पाए जाते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट रीजन एडजॉइनिंग द आइस बाउंड पोल्स। ओके, फ्लोरा एंड फोना, यहां किस प्रकार के, फ्लोरा मैंने बताया था, अब ये वर्ड भी आपको याद नहीं होगा, है ना। आधे ज्यादा बच्चों को याद नहीं होगा, और जिनको याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक एक टर्म में अब इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जब बेसिक स्टार्ट किया था तब बता दिया। फ्लोरा एंड फोना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब क्या है, वनस्पति कैसी है। फोना का मतलब है वहां जीव जंतु कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वनस्पति। अब एक बात बताओ, मैंने बोला वनस्पति, पेड़ पौधों के लिए 2 चीजें जरूरी, पहला जरूरी क्या, तापमान, और दूसरा जरूरी क्या भैया, आपका वाटर अवेलेबिलिटी। अब दोनों बताओ मुझे, क्या यहाँ तापमान ज्यादा है, तापमान कम से कम, एक पेड़ को उगने के लिए कम से कम 28-29 डिग्री का तापमान चाहिए होता है, बढ़िया वाला। ठीक है, अगर 28 तक और 28-29 तक तापमान होता है तो पेड़ अच्छे से ग्रो करता है। तो क्या टुंड्रा इलाके में उतना तापमान मिलेगा, नहीं मिलेगा। वाटर अवेलेबिलिटी है लेकिन थोड़ी बहुत है, बर्फ पड़ रही है, थोड़ा बहुत वहां पर है, इतना ज्यादा नहीं है। तो एक बात बताओ, पेड़ कैसे होंगे वहां पर। मैंने बताया था अगर दोनों में से एक भी चीज नहीं है ना तो मम्मी ने कॉम्प्लेन पिलाया नहीं यहाँ पे, और ये तो दोनों चीज खराब है, तापमान तो है ही नहीं और साथ ही साथ में ये भी नहीं है, तो दूध तो पिलाया ही नहीं है, कॉम्प्लेन भी नहीं पिलाया, दूध की तो मात्रा ही नहीं है।
या ऐसा मान सकते हैं आपका कि जो दूध है वो थोड़ा बहुत पिलाया, कॉम्प्लेन तो डाला ही नहीं, तो वहां बच्चे का विकास होगा नहीं होगा। इसीलिए पेड़ पौधे वहां पर बहुत स्टंट मिलते हैं, बहुत छोटे छोटे इस टाइप के। देख रहे हो ये घास फूस ही तो है, घास फूस, काई, लाइकेंस, मॉसिस, इस प्रकार की चीजें यहां पर पाई जाती है। तो अगर मैं बताऊं यहां पर, सो यहां पर जो फ्लोरा है, वनस्पति है, दे आर डिवॉइड ऑफ द ट्री। पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट स्टंट श्रब्स इन द सदर्न पार्ट। थोड़ा थोड़ा जो साउथ के इलाके में आओगे तो छोटी छोटी घासें आपको मिलने लग जाएंगी, इंक्लूडिंग जिसमें लाइकेंस हैं, मॉसेस हैं एंड सेजेस हैं। तो आपको कोई बड़े बड़े पेड़ यहां पर दिखाई देने मिलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, टेम्परेचर और आपकी वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो इतनी फेवरेबल नहीं है कि इस बायोम्स में क्या हो जाए, आपका पानी जो पेड़ है वो उग जाए। ओके, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं आपका नेक्स्ट। द टिपिकल एनिमल्स आर रेनडियर। यहां पर मिलेंगे कैसे? रेनडियर मिलेगा, आर्कटिक फॉक्स मिलेगी, पोलर बियर मिलेगा, है ना। पोलर बियर मतलब ध्रुवीय भालू, स्नोवी ओवल्स, जो ओवल क्या बोलते हैं इसको यार हम, ठीक है, तो वो स्नोवी ओवल्स मिलेगा, लेमिंग, आर्कटिक हेयर, ठीक है, और ये आपके सारे मिलेंगे। हिंदी में देखना है तो यहाँ पर हिंदी में नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिल जाएगा। रेप्टाइल्स और एम्फाबियंस, बिल्कुल सरीसर्प और उभयचर हिंदी में बोलते हैं इनको, ये टोटली एब्सेंट होते हैं, वे होते ही नहीं यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूँ क्षेत्र उत्तरी, अधिकांश क्षेत्र जो बर्फ से बिल्कुल सटे होते हैं वो। वनस्पति और जीव कैसे होते हैं दोस्तों? टुंड्रा बायोम के दक्षिणी भाग में जमुई बेसिकली झाड़ियां पाई जाती हैं जिसमें लीकन, काई और सेज ये सम्मिलित होते हैं। जानवरों में देखो बारहसिंगा, आर्कटिक लोमड़ी, ध्रुवीय भालू, बर्फीला उल्लू, लेमिंग, आर्कटिक हर और आपका ये क्या है, पिटमिर्गन, ये सारे के सारे यहां पर पाए जाते हैं। तो इसमें उभयचर और सरीसर्प दोनों टोटली अनुपस्थित होते हैं। अब आते हैं टाइगा। बताते ना टाइगा, टाइगा का मतलब क्या है? ये ऐसा पेड़ मिल रहा है ना, टाइगा बोलते हैं इसको, या बोलते हैं बोरियल फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? बोरियल फॉरेस्ट। सो ऐसा इलाका कहां मिलेगा आपको? हाइट वाले एरिया पर, आपका जहां ऊंचाई ज्यादा है, तो हम इनको बोलते हैं सब आर्कटिक रीजन। हिमालय पर भी ऐसा, और देखो ऐसा इसीलिए होते हैं ताकि उनको बर्फ से बचना है, दैट्स व्हाई दे टुक दिस काइंड ऑफ द शेप। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, है ना, नहीं तो ये मर जाएंगे। तो किस इलाके में पाए जाते हैं? तो बेसिकली ये उत्तरी यूरोप, नॉर्दर्न यूरोप, एशिया में भी मिलते हैं एंड नॉर्थ अमेरिका। लेकिन साथ ही साथ में आप यहां पर एक बात और लिख सकते हो, दे आर प्रेजेंट इन द हाई ऑल्टीट्यूड एरिया। कहां पाए जाते हैं? आपका ये हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज के अंदर ये आपका पाए जाते हैं। सो बेसिकली दे आर प्रेजेंट इन द हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज। गॉट इट? चलिए, मॉडरेट टेम्परेचर, यहां पर तापमान कैसा होता है? मॉडरेट होता है। तापमान तो वैसे कम ही होता है, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो काम थोड़ा सा चल सकता है। मॉडरेट टेम्परेचर होता है। देन द टुंड्रा, टुंड्रा की अपेक्षा थोड़ा सा तापमान जो है यहां पर वो क्या होता है दोस्तों? कम होता है। अगली मैं बात करता हूं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? दे आर ऑल्सो नोन एज द बोरियल फॉरेस्ट। इनको हम बोरियल फॉरेस्ट भी आपका नाम देते हैं, ठीक है। क्षेत्र उत्तरी यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका। या साथ ही साथ एक बात और भी लिख सकते हो आप, ऊंचाई वाले क्षेत्र। क्या लिख सकते हो? आपका जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है ना, ठीक है, ऊंचाई वाले क्षेत्र जो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है वहां पर भी ये आपका हो सकता है। तापमान जो टुंड्रा है उसकी तुलना में थोड़ा सा कम होता है, मतलब थोड़ा ज्यादा होता है, और इनको हम बोरियल जंगल के नाम से भी जानते हैं। फ्लोरा फोना, वेजिटेशन कहां से मिलेगी? यहां पर देखो वेजिटेशन कैसे मिलेगी? कॉनिफेरस ट्री। कॉनिफेरस का मतलब होता है शंकुधारी। तो यहां पर बेसिकली पेड़ कैसे मिलेंगे आपको? शंकुधारी वृक्ष मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। एवरग्रीन होंगे, सदा हरे होंगे एकदम बिल्कुल, ठीक है। जैसे स्पर्स हो गया विथ सम पाइन एंड फर्स, कुछ पाइन्स जो होंगे और फर्स, ऐसे पेड़ होंगे। हिंदी में देख लेना अगली स्लाइड के अंदर। और अगर मैं जीवों में बात करूं तो स्मॉल सीड ईटिंग बर्ड्स, कुछ छोटी छोटी बर्ड होंगी जो मतलब आपका सीड खाती हैं, बीजों को खाती है। हॉक्स होंगे आपके, मतलब ये जो बाज टाइप होते हैं वो। फर बियरिंग कार्निवोरस होंगे, जो मांसाहारी जीव होंगे लेकिन उनको बहुत ज़्यादा मतलब बड़े बड़े बाल होंगे उनके शरीर के ऊपर, वो होंगे। लिटिल मिंक, एल, पूमा, साइबेरियन टाइगर, वोल्वरीन एंड वुल्व्स एक्सेट्रा, ये सारे के सारे यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। सो छोटे जीव, बीज खाने वाले जीव पक्षी होंगे, बाज होगा। फर वाले मांसाहारी होंगे, छोटे मिंक होंगे, एल्क, प्यूमा, साइबेरियन टाइगर, वुल्वरीन, भेड़िया आदि, ये सब इसके अंदर होते हैं। और ये शंकुधारी सदाबहार वन जो है ये कहलाते हैं, ठीक है। इनमें ज्यादातर चीड़ और देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो जो हाइट वाले इलाके होते हैं ना, ऐसे जो ये पेड़ होते हैं, ये चीड़ और देवदार के वृक्ष जो है पाए जाते हैं। फर एंड स्पर्स के ट्री यहाँ पर पाए जाते हैं। सो दिस इज द फ्लोरा एंड फोना ऑफ द टाइगा। यहाँ पर ये टाइगा का है, शंकुधारी वृक्ष इनको बोलते हैं।
समझ में आपको बात आई या नहीं आई? किन किन बच्चों को समझ में नहीं आया दे कैन कमेंट। जिनको समझ में आया जल्दी से मुझे थम्स अप दो और लिखो इसके अंदर फटाफट सर हो गया, डन है, आगे प्रोसीड करो। तो मैं आगे प्रोसीड करता हूं, फटाफट बताओ जल्दी से दोस्तों। बाकी लोगों को भी शेयर करना है आपको, तो जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हो दोस्तों वो शेयर आपको करना है, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो आपका परिवार है यार, और इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं ना, आपको उस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। मानो या ना मानो, यहाँ जो कमेंट कर रहा है ना कि उल्टे सीधे, मैं तो देखता भी हूँ, वो उसको डूब के मर जाना चाहिए एकदम शर्म से, है ना। अगर वो बैठ के सोचेगा भी ना तो उसको लगना चाहिए यार कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। और बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, सारी की सारी चीज़ें, रेगुलर क्लास चल रही है। और ऐसा तो नहीं है वी आर नॉट मशीन्स यार, हम भी बीमार हो जाते हैं, हमें भी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ काम आ जाते हैं, तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। और देखो हर चीज़ की एक कीमत तो होती है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म की एक छोटी सी कीमत है, वो क्या है कि आपको ये चीज़ बाकी लोगों के साथ बांटनी है। क्या आप वो नहीं कर सकते? मन पे हाथ रख के सोचो, क्या वो आप नहीं कर सकते? अगर कर सकते हो तो करो, है ना। उस बात को छोड़ो मत कि ठीक है सुन लिया यार क्या करें, ये तो रोज ही कहते रहते हैं, अब थोड़ी ना रोज रोज थोड़ी ना काम होता है। हाँ कहते रहते हैं, लेकिन रोज रोज हम आपके लिए काम भी करते हैं। तो अगर हम रोज रोज आपके लिए काम कर रहे हैं तो आप भी यार रोज रोज और बार बार कहने के जब भी आपको कहा जाए तो आप शेयर भी उसको कर सकते हो, ठीक है। सो शेयर करना है दोस्तों, आपको जितनी बार आपको बोला जाए उतनी बार करो। शेयर करने में कुछ घट नहीं रहा आपका, है ना, कोई पैसा नहीं लग रहा। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट ये कुछ इस प्रकार के होते हैं। डेसिडुअस का मतलब होता है पतझड़। सिंपल मैं बता दूं आपको, इसका मतलब क्या होता है, पतझड़। तो ऐसे वन जिनके पत्ते झड़ते हैं उनको बोलते हैं पतझड़। टेम्परेट समझते ही हो, टेम्परेट का मतलब क्या होता है सर? टेम्परेट का मतलब होता है आपका शीतोष्ण। तो ये शीतोष्ण पर्णपाती वन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ये शीतोष्ण पर्णपाती वन होते हैं। ऑफ कोर्स मुझे पूरा यकीन है ज्योग्राफी में आपने बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप रोहन सर से। सो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है ये क्या होंगे आपके? टेम्परेट मतलब आपका शीतोष्ण कटिबंधीय, और डेसिडुअस मतलब पर्णपाती या पतझड़ वाले वन। सो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर देखते हैं किस रीजन के अंदर ये मिलने वाले हैं। तो रीजन पहले क्षेत्र देख लूं तो दे एक्सटेंसिवली कवर द सेंट्रल एंड द सदर्न यूरोप। ये सेंट्रल मध्य और दक्षिणी यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न चाइना, जापान, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा, इस एरिया में पाया जाता है। देखो फिजिकल ज्योग्राफी अभी सर पढ़ा रहे हैं, तो जब वो क्लाइमेट पढ़ाएंगे ना तो उसी में एक पार्ट होता है वेजिटेशन, वो आपको कवर करा देंगे गाइस, ट्रस्ट मी। वहां से आपका ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर विल टेल यू, एक डायग्राम होता है इसके अंदर, मैं ना पूरे डायग्राम को, पूरे वर्ल्ड क्लाइमेट के डायग्राम को, वहां की वेजिटेशन को एक डायग्राम में खत्म कर देता हूं। 12 चैप्टर होते हैं, आप खरीद देख लेना, जीसी लियोन बुक होगी आपके पास क्लाइमेट वाले, शायद आई थिंक 14 चैप्टर नंबर 14 से स्टार्ट होता है और 25 पे खत्म होता है। वो कुल मिला के 11 चैप्टर है, मैं एक डायग्राम में खत्म करता हूं उसको पूरे को, एक डायग्राम, 14 चैप्टर फिनिश इन जस्ट वन डायग्राम। और उनकी साथ साथ नहीं, डायग्राम नहीं, उनकी वेजिटेशन को भी सपेट देते हैं, उसी में वेजिटेशन भी क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो टेम्परेट डेसिडुअस, टेम्परेट का मतलब क्या हुआ दोस्तों? टेम्परेट का मतलब हुआ सर हमारे पास शीतोष्ण, है ना, और डेसिडुअस मतलब पर्णपाती, जिनके पत्ते झड़ जाते हैं। देख रहे हो ये पत्ते पीले होके झड़ ही तो रहे हैं, है ना, ये पत्ते पीले हो चुके हैं और झड़ रहे हैं, सो इसीलिए बोलते हैं इसको टेम्परेट, मतलब शीतोष्ण, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में है, मतलब अभी भी 45 के ऊपर की बात कर रहे हैं। टेम्परेट वर्ड लिखा है, मतलब हम 45 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री साउथ की बात कर रहे हैं। अब देख लो 45 डिग्री के नॉर्थ में कौन सा इलाका आता है? यूरोप का दक्षिणी भाग आता है, यूरोप का मध्य भाग आता है, उसके बाद यूएसए जो है उसका भी भाग आता है, चाइना का भाग आता है, जापान का भाग आता है, न्यूजीलैंड का भाग आता है, ऑस्ट्रेलिया का भाग आता है। तो इसमें आपको ये याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स और वो ज्योग्राफी आपको ने अच्छे से पढ़ी है तो याद करने की कोई टेंशन ही नहीं आपको। सो दिस इज अबाउट द टेम्परेट डेसिडुअस। अब अगली बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो यहाँ टेम्परेचर जो होता है ना वो क्या होता है? एवरेज टेम्परेचर एंड अबंडेंट रेनफॉल। देखो यार तापमान जो होता है वो एवरेज होता है और बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ क्या होती है? वर्षा। सो देयर आर मॉडरेट एवरेज टेम्परेचर एंड देयर इज अबंडेंट रेनफॉल हियर। These are genetically and the most productive agriculture in the earth। पूरी दुनिया में, पूरे अर्थ पर, पूरी पृथ्वी पर अगर मैं बात करूं ना तो एग्रीकल्चर के हिसाब से these areas are the most productive area। कौन सा एरिया? टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है, these area are the most productive area on the earth। पूरी पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिव एरिया पाया जाता है वो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट का इलाका पाया जाता है, पर्णपाती वन, यही इलाका पाया जाता है, ठीक है।
अगली में बात करते हैं हिंदी में आपका क्षेत्र का विस्तार मध्य और दक्षिणी यूरोप, पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी चीन, जापान, न्यूजीलैंड आदि क्षेत्रों में होता है। साथ ही साथ अगर मैं अगली बात करूं तो क्या है, मध्यम औसत तापमान और प्रचुर मात्रा में यहां वर्षा होती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये आमतौर पर पृथ्वी के सबसे अधिक उत्पादक कृषि क्षेत्र में आता है। फ्लोरा एंड फौना क्या है, मतलब जीव जंतु कौन से मिलेंगे, कौन से जीव और जंतु जो हैं वो आपको यहां पर मिलेंगे, कहां पर बताइए। मैं बात कर रहा हूं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के, आपके शीतोष्ण पर्णपाती वन जो हैं वहां पर किस प्रकार के आपको फ्लोरा एंड फौना, जीव जंतु और वनस्पति मिलेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोरा की बात करते हैं। तो फ्लोरा में क्या क्या आएगा, तो फ्लोरा में अगर मैं बात करूं मतलब पेड़ पौधे। सो इसके अंदर पेड़ होंगे दोस्तों, ट्रीज लाइक बीच, ओक, मैपल एंड चेरी। हिंदी में भी देख लेना, अभी हिंदी में अगली स्लाइड आ जाएगी। तो आपके कैसे कैसे पेड़ मिलेंगे आपको, दिस फ्लोरा इंक्लूड्स ट्री लाइक बीच, ओक एंड मैपल्स और चेरी। ऐसे ऐसे यहाँ पर पेड़ आपके मिलने वाले हैं। साथ ही साथ द मोस्ट एनिमल्स आर द फेमिलियर वर्टेब्रेट्स एंड द इनवर्टेब्रेट्स। जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, या तो वर्टेब्रेट्स होते हैं, इनवर्टेब्रेट्स आप बोलोगे सर हिंदी में बताओ, ये लो हिंदी में। वनस्पतियों में बीच, ओक, मैपल और चेरी ये पेड़ों के नाम है, ऐसे ही पेड़ पाए जाते हैं वहां पर। और अधिकांश जानवर जो हैं वो परिचित आपका करेरुक और एक्करेसुकी, ये क्या है यार, ठीक है, अकसेरुकी है, ठीक है। वर्टेब्रेट्स और इनवर्टेब्रेट्स हैं। सो ज्यादातर जो यहाँ पर आपके एनिमल्स मिलते हैं बेसिकली दे आर वर्टेब्रेट्स एंड इनवर्टेब्रेट्स। मतलब वर्टेब्रेट्स का मतलब क्या होता है, जिनको रीढ़ की हड्डी पूरी डेवलप होती है, दे आर नोन एज द वर्टेब्रेट्स। और इनवर्टेब्रेट्स जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो ये जानवर जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, वनस्पति के आधार पर किसी भी इलाके को हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट। पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हो तो फॉरेस्ट, पेड़ पौधे कम हो लेकिन इतने भी कम ना हो कि आपका मरुस्थल बन जाए और इतने भी ज्यादा नहीं कि फॉरेस्ट बन जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका ग्रासलैंड। और तीसरा जिसमें पेड़ पौधे बहुत ही कम हो, ना के बराबर हो ही ना, उसको क्या बोलते हैं हम, डेजर्ट। लेकिन ऐसे जगह हैं जहां पेड़ पौधे हैं लेकिन बहुत ज्यादा है, मतलब देख सकते हो आप, ये पहले बड़े पेड़ है, उसके नीचे छोटे छोटे पेड़ भी हैं, उनके बाद में झाड़ियां भी चढ़ रही, कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे कि भैया अच्छा तू भी उग गया मैं भी उग रहा हूं, है ना। यहाँ सनलाइट के लिए कंपटीशन होता है। तो ऐसे इलाकों को बोलते हैं हम रेन फॉरेस्ट, वर्षा वन, जहां बहुत ज्यादा मात्रा में, देखो मैंने बोला ना, पानी क्या क्या चाहिए, तापमान ज्यादा होना चाहिए और साथ ही साथ में आपका जो वर्षा है वो भी ज्यादा होना चाहिए। तो जहां पर ये होता है मतलब इक्वेटोरियल एरिया के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला इलाका मिलता है। तापमान भी ज्यादा होता है और साथ साथ वर्षा भी आपकी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कहां मिलते हैं, किस एरिया में मिलते हैं, तो ट्रॉपिकल एरिया का मतलब समझते हो, अगर ये भूमध्य रेखा है 0 तो यहां पर ट्रॉपिक्स कहां है, एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ और एक क्या है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। सो ये जो एरिया है ना बीच में आपका, इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका दिस एरिया इज ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल एरिया में मिलेगा एंड स्पेशली इन द इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल मतलब भूमध्य रेखीय क्षेत्र के अंदर मुख्यतः ये पाया जाता है। यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में, देख लो मैं झूठ नहीं बोल रहा, टेम्परेचर एंड रेनफॉल अबंडेंस में होता है, तापमान भी बहुत ज्यादा होता है और वर्षा भी बहुत ज्यादा होती है। नीरू सैनी क्या हो गया भाई बताओ, वॉइस मिसमैच, एक बार जल्दी से इसको रिफ्रेश कर लो, जिसको लग रहा है वॉइस मिसमैच हो रही है तो एक बार जल्दी से आप रिफ्रेश कर लेंगे इसको। बाकी को भी हो रही है क्या वॉइस मिसमैच, सभी को आ रहा है या इन्हीं को आ रहा है सब, जल्दी से बताइए फटाफट। वॉइस मिसमैच है तो बताओ मुझे फटाफट से, है ना, अगर हो रहा है तो बता दीजिए। यस अमेजोन के जंगल, मानस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अमेजोन के जंगल जो है यस बिल्कुल है। इंडिया में, असम में, इंडिया में नहीं है, इंडिया में असम में रेन फॉरेस्ट नहीं है दोस्त, नहीं है असम में रेन फॉरेस्ट। अभी ओके है ना, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है यार, ठीक है। और अगर हो रहा है ना तो अपना रिफ्रेश करो, चलाओ, क्योंकि मेरे पास अभी और कोई दूसरा चारा नहीं है कि मैं दूसरी तरीके से उसको कर दूं, है ना। तो वॉइस मिसमैच हो रहा है तो भी मैनेज करना पड़ेगा। वैसे जल्दी हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं, डोंट वरी। फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, हाँ कुछ कर नहीं पाऊंगा मैं अगर वॉइस मिसमैच हो भी रहा है ना। सो गाइज आई कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज देयर इज नो टेक्निकल टीम हियर, नो सपोर्ट सिस्टम, नथिंग, सो आई कैन नॉट डू दिस थिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता यार। फ्लोरा एंड फौना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है ना, दे कवर अबाउट पूरी दुनिया का 7% एरिया है ना पूरी पृथ्वी का, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इनके द्वारा कवर किया जाता है,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इतने सारे पेड़ पौधे होंगे तो बहुत ज्यादा जानवर होंगे, जैसे नाम आ रखा है एनाकोंडा, हाँ एनाकोंडा यहीं पाया जाता है, जाके चेक करके आओ। और मल्टीपल स्टोरी ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन टाइप ऑफ स्पीसीज यहाँ पाई जाती है। मैंने बता दिया ना, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं, पानी और आपका जो तापमान है वो भरमार होता है, तो पत्ते भी चौड़े चौड़े होते हैं। क्यों? पत्ते भीड़े कब होंगे? जब पानी नहीं होगा। पानी खूब है यार यहाँ पे, पत्ते खूब चौड़े होंगे और खूब पानी जो है वो एनवायरमेंट में इवेपोरेट करेंगे, है ना। सो मोस्ट एनिमल्स आर एपियाइटिक प्लांट्स एंड आर कंसंट्रेटेड इन दिस कैनोपी ऑफ द ट्री टॉप जोन्स, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्षेत्र कहां पर है? भूमध्य रेखीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो जीवन के साथ साथ लाजमी है। तापमान इसमें उच्च होता है और वर्षा भी क्या होती है? उच्च होती है। वनस्पति जीव में देखो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पृथ्वी की सतह के लगभग 60% भाग पर फैले हैं और पूरी दुनिया के 40% आपके पौधे और पशु जो है वो यहीं पर पाए जाते हैं। कहां पर? आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज में, है ना। चौड़ी पत्ती वाली सदाबहार वन वृक्ष की प्रजातियां यहाँ पाई जाती है, ठीक है। इसके साथ ही ज्यादातर जानवर और जो ये होते हैं ये आपका पेड़ के ऊपर चढ़ के रहते हैं और वहीं से अपना भोजन लेते हैं। सवाना जो होते हैं बेसिकली ये क्या होते हैं? तो सवाना का क्षेत्र देखो, रीजन क्या बोल रहा है? ट्रॉपिकल रीजन। ये भी ट्रॉपिकल रीजन, तो 23 नॉर्थ और साउथ आसपास ही मिलते हैं। सवाना इज द मोस्ट एक्सटेंसिव इन अफ्रीका, सबसे ज्यादा अफ्रीका में पाए जाते हैं। सवाना या सूडान का इलाका जो होता है ये मेन होता है। ठीक है, सो ट्रॉपिकल रीजन में बेसिकली यहां पर पाया जाता है। मैं हट जाता हूं तो फेस ही दिखेगा नहीं, तो वॉइस मिसमैच की प्रॉब्लम भी खत्म, है ना। सवाना क्या होता है? ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, आपको दिख रहा होगा, और साथ ही साथ ये अफ्रीका के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में आपके उपस्थित होते हैं। फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा मतलब वनस्पति और फोना का मतलब क्या है? जीव। कौन कौन पाए जाते हैं? तो यहां पर देखो लिखा हुआ है ग्रासेस विद स्कैटर ट्रीज, पेड़ पौधे होते हैं यहां पर लेकिन कम होते हैं, घास ज्यादा पाई जाती है। एंड रेसिस्टिंग थ्रोनी श्रब्स, मतलब सिर्फ इतना याद रखना आपका कि जो फ्लोरा एंड फोना है ना, तो जो फ्लोरा आपको मिलेगा ना, तो यहां पर फ्लोरा क्या होगा? बेसिकली ग्रासेस मिलेंगी, घास मिलेंगी, और पेड़ होंगे बट रेयर होंगे, रेयर ट्री स्पीसीज यहां पर मिलेगी। पेड़ पौधे बहुत कम होंगे क्योंकि सवाना जो है दिस इज बेसिकली अ टाइप ऑफ ग्रासलैंड। ग्रासलैंड का मतलब क्या है? आपका घास के मैदान, और आई ऑलरेडी टोल्ड यू घास के मैदान जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं जीव जंतुओं की बात करता हूं। तो द फोना इंक्लूड्स अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ग्रेजर। अब घास ज्यादा होगी तो घास को चरने वाले ही तो जीव मिलेंगे यहाँ पे आपको, एंड ग्रेजर मिलेंगे, सच एज एंटीलोप, हिरण, एंटीलोप का मतलब होता है हिरण, बफेलो, बफेलो का मतलब होती है वो भैंस, जेब्रा यहाँ मिलेगा, एलिफेंट हाथी मिलेंगे, रेनोसोर्स मिलेंगे, गैंडा मिलेगा यहाँ पर, और बहुत सारे। अब ये सारे के सारे क्या आपके हर्बीवोरस है, इनको लपेटने वाले कार्निवोरस मांसाहारी भी तो मिलेंगे, जैसे लायन हो गया, चीता हो गया, हेना हो गया, मंगूज हो गया, और मैनी रोडेंट्स, ये सारे के सारे यहाँ पर आपका उपस्थित आपको मिलेंगे, है ना। तो ये हिंदी में क्षेत्र कहाँ कहाँ? उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में सबसे ज्यादा व्यापक होते हैं। यहाँ पर जीव जंतुओं में देखोगे तो बहुत बिखरे हुए पेड़ होते हैं, साथ साथ घास के मैदान होते हैं और कांटेदार झाड़ियां यहाँ पर पाई जाती है। कौन कौन से जीव जंतु हैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। सो अब आते हैं ग्रासलैंड। तो सवाना और सूडान, सवाना और स्टेपी दो तरीके ग्रासलैंड्स होते हैं। तो ग्रासलैंड का मतलब होता है घास के मैदान। अब घास के मैदान ऐसा नहीं है कि आपने कोई पार्क लगा रखा है, ये देखो ग्रासलैंड्स है, पेड़ हैं, ऐसी बात नहीं पेड़ नहीं है, देखो ट्री है ना, पेड़ हैं बट दे आर लोकेटेड, मतलब दूर दूर है, ठीक है, डिस्टेंस पर पेड़ स्थित हैं, और बड़ी बड़ी क्या है दोस्तों? घास है। अब सोचो घास अगर है तो यहाँ घास को चरने वाले ही जीव तो मिलेंगे आपको, ठीक है। तो जीव जंतु भी उसी के अनुसार मिलते हैं, यहाँ पर हर्बीवोरस मिलेंगे जो घास को खाते हैं। तो ध्यान से देखने पे मिलेगा रीजन, क्षेत्र क्या होता है? नॉर्थ अमेरिका, यूक्रेन एक्सेट्रा, दीज आर डोमिनेटेड बाय द ग्रासेस, यहाँ पर ही पाया जाता है। बेसिकली दिस इज अ स्टेपी टाइप। ये कैसा आपका? स्टेपी टाइप। ये लिखने में शर्मा गया थोड़ा सा, मैं लिख देता हूं। तो ये क्या है आपका? दिस इज बेसिकली ऑफ द स्टेपी टाइप। स्टेपी टाइप का है ये बेसिकली स्टेपी प्रकार का है। स्टेपी मतलब ये ग्रासलैंड है बट यहां पर जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? लो होता है। देखो ग्रासलैंड दो तरीके के होते हैं, पहला होता है आपका सवाना और दूसरा क्या होता है आपका? स्टेपी। फर्क पता है क्या होता है? अगर एवरेज तापमान उस जगह का आपका कैसा हो? आपका हाई, तो उसको बोलेंगे सवाना, और अगर एवरेज टेम्परेचर आपका लो हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? आपका स्टेपी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं मजे ले रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उनको भी वैल्यू समझ में नहीं आ रही कि आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी वैल्यू क्या है। आएगी समय, आपको सब सिखाएगा, टेंशन मत लो।
टेम्परेचर कंडीशन जो है यहाँ पर कम होती है, तापमान जो होता है ना वो कम होता है, ठीक है। बारिश भी जो है वो कमी होती है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती। यहाँ पेड़ पौधे आप देखोगे तो ग्रास मिलती है यहाँ पर, वेजिटेशन यहाँ ज़्यादा होती नहीं है। और जीव जंतु कैसे मिलेंगे भाई आपका, द फौना इंक्लूड्स लार्ज हार्बीवोरस लाइक बाइसन्स, एंटीलोप्स, कैटल, रोडेंट, ठीक है, प्रेरीज, डॉग, वोल्स एंड अ रिच एंड डाइवर्स एरे ऑफ द ग्राउंड नेस्टिंग बर्ड, ठीक है। अगर मैं हिंदी में देखूं आपका तो देख सकते हो क्षेत्र कहाँ है, तो ये स्टेपी टाइप के घास के मैदान है। इनमें मैं देखूं एक और बचता है हमारा अभी, जीवों में बिसन, मृग, मवेशी, कृतक, प्रेरी कुत्ते, भेड़िए और बड़े शाकाहारी जीव, और इनके साथ साथ में घोंसले बनाकर जो आपकी जो पक्षियां रहते हैं ना आपका जमीन के अंदर, वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। सो ये सारा का सारा मैटर है, सारा का सारा प्रोग्राम है यहाँ पर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों अभी मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, है ना, मैं कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ यार, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे ही लगे पड़े हैं, ठीक है, धुंध में, है ना, उनको अपनी एक दुनियादारी अलग उन्होंने बसा रखे हैं, उन्हीं से मतलब है, उनको यहाँ पढ़ाई लिखाई से लेना देना बिल्कुल नहीं होता है। तो मैं उनको एक बात बता दूँ यार, क्यों अपना समय खराब कर रहे हो आप, और कुछ और भी बच्चे उनको भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। दिस इज द मेन रीजन यार, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म क्यों खराब है, ये एक मेन रीजन है। मतलब ये बात हो गई सर, ये बात हो गई, ये बात हो गई, मतलब आदमी को फोकस करने देना ही नहीं है। आदमी मतलब मर जाए बेचारा, जो पढ़ रहा है उसको फोकस करने दे, और इन्हीं की वजह से स्पीड भी उतनी स्लो होती है ना। लेकिन ये चीजें ना आपका दोस्तों अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे नहीं है, वहाँ हार्डली बहुत कम बच्चे होते हैं दोस्त जो पे करके आते हैं, और जो पे करके जब देखो जेब से पैसा निकलता है ना, तो आप फिर बकवास नहीं करते, आप पढ़ते हो। ये करके देख लेना आप, फिर पढ़ते हो, और जब पढ़ते हो तो रिजल्ट आता है। दैट इज द ओनली रीजन कि YouTube से सक्सेस क्यों नहीं मिल पाती, बिकॉज यहाँ यार वो है ही नहीं यार। मैं मानता हूँ बहुत अच्छे बच्चे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे हैं, बट वो जो सीरियसनेस लेवल जो चाहिए ना, वो थोड़ा सा पे करके, जब फ्री में कोई चीज मिलती है ना, उसकी जो वैल्यू है ना वो पता चलती नहीं है, बाद में पता चलेगी। जब समय सिखा देगा ना, फिर ढूंढोगे इन वीडियो लेक्चर्स को, अरे यार सर ने पढ़ाया तो था यार, है ना, फिर बाद में करेंगे अरे सर बस अब तो डू एंड डाई सिचुएशन है, घर वालों ने आखिरी चांस दे रखा है। अरे क्यों आखिरी तक क्यों बैठते हो यार, पहले में ही लपेट दो ना उसको, ठीक है। अरे आपके पास तो इतने सारे ऑप्शंस है, हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते थे यार, ठीक है। हमारे टाइम पे अनअकैडमी था ही नहीं, हमारे टाइम पे यूट्यूब प्लेटफॉर्म था ही नहीं कि इतनी सारी एजुकेशन जो हम ऑनलाइन ग्रैब कर सके। लेकिन आपके लिए है, आपके लिए पर्सनलाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आपके लिए यूट्यूब है ना। तो दोनों को एक अच्छे से इस्तेमाल करो दोस्तों। समय बहुत कम बचा है हमारे पास, हार्डली अगर मैं बात करूं तो देयर आर 2 मंथ लेफ्ट। मैं 2 ही महीने गिन के चलूंगा, 2 महीने बचे हैं। और जिन बच्चों को सीरियस है, दोज हु वांट्स टू क्रैक द प्रीलिम्स, है ना, उनको कम से कम सिलेबस जो है वो 3 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 3 टाइम्स। YouTube पर हम एज का पूरा प्रोग्राम खत्म कराएंगे और बहुत अच्छे लेवल से कराऊंगा, मेरी गारंटी है। जो मैं सब्जेक्ट चुने हाथ में, मैं आपको अंत में लेके जाऊंगा, ये मेरा आपसे 110% वादा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो बच्चे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहते हैं, जल्दी आ जाओ, क्योंकि 2 महीने का टाइम है। जो टाइम है ना वो बहुत लेस बचा है, बहुत कम बचा है समय मेरे पास। अब ना नींद, भूख, प्यास सब छोड़ देनी है। ये सब काम अब कब करने वाले हैं हम, जब हम IPS ऑफिसर या IAS ऑफिसर बन जाएंगे, तब खाएंगे आराम से, तब मौज करेंगे खूब, टेंशन वाली बात नहीं है। घर में रहो, सेफ रहो और पढ़ाई करो। इस दुनिया का सबसे आसान काम जो है ना वो क्या है, घर में रह के पढ़ना। आप बैठ के पढ़ना ही तो है, इससे आसान काम कुछ हो सकता है क्या? कुछ आसान काम नहीं हो सकता। प्रॉपर रिसोर्स, प्रॉपर गाइडेंस आपके पास अवेलेबल है दोस्तों, और सबसे बड़ी बात एट एन अफोर्डेबल प्राइस। दिल्ली में जाते ना 1 साल में, मेरे को पता है, मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ने की 50,000 फीस दी हुई, एक सब्जेक्ट पढ़ने का, ज्योग्राफी 50,000 हो गया, चलो भाई निकलो यहां से। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, 2 ईयर का जो पैक है, वैसे प्राइस जो था उसका वो तो था 80,000, लेकिन आपके लिए कम किया गया है, कितना है, सिर्फ 52,000 वन टाइम। अभी ऑफर है, ये कितने टाइम तक होगा? पहले सिर्फ फेब तक था, अभी कब तक रहेगा, कब तक नहीं, गॉड नोस। लेकिन अगर ये बढ़ जाता है तो आपके लिए बहुत समस्या होने वाली है, इसलिए जल्दी से इसको ले लो, ऑफर में है दोस्तों, और 52,000 रुपए में मिल रहा है सिर्फ। आप कहोगे सर अभी भी ज्यादा है, तो ज्यादा है ना सर, तो एक काम करो, सुमित 10 कोड इस्तेमाल करो, स्पेस देना मत, कैपिटल लेटर में लिखो सुमित 10। जब आप इस सब्सक्रिप्शन को लेते हो तो रेफरल कोड में सुमित 10 अप्लाई करो। सुमित 10 अप्लाई करोगे तो कोर्स कितने में मिलेगा? 43,200। एक बात और बता देता हूं मैं आपको, कई बच्चे जो हैं आते हैं, मेरे को गाइडेंस की मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं, आप आओ, मैं आपको
बिल्कुल गाइडेंस दूंगा, कोई भी बच्चा हो मैं गाइडेंस दूंगा उसको। लेकिन आपके पास जगह जगह से उल्टे सीधे कॉल आते हैं कि ये कोड यूज करो, ये कोड यूज करो, ये कोड तो आप कोई भी यूज कर लो। आप आओगे अनअकैडमी पे, मैं पढ़ा भी दूंगा, मेरी क्लास भी मिलेगी, मैं गाइड कैसे कर पाऊंगा आपको? मेरे पास आपका डेटा नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं गाइड करूं आपको, मैं गाइडेंस दूं, सो आपको ये कोड यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं अपना 100% दे ही नहीं पाऊंगा। गाइडेंस के लिए किसी को मना नहीं है, आप आओगे मेरे से पढ़ोगे, मैं आपके 110% डाउट क्लियर करूंगा, है ना। और ये कॉल भी आते हैं, ये करो वो करो, आपको ऐसा कुछ नहीं करना, एक कोड याद रखना है, दैट इज सुमित 10 कैपिटल में। पूरा डेटा आपके पास मेरे पास होगा, बढ़िया से जबरदस्त तरीके से प्लानिंग करेंगे और एग्जाम को फोड़ देंगे इस बार, ठीक है, गारंटी दे रहा हूं, एग्जाम को फोड़ देंगे। ऐसी कोऑर्डिनेट स्टडी वहां से करने वाले ना कि जबरदस्त, एकदम मस्त, बढ़िया, बेहतरीन, ठीक है। प्लस के ऊपर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के ऊपर जो सब्सक्रिप्शन मोड है, मैं कह रहा हूं 60% सिलेबस आपको मैं खुद मैं करवाने वाला हूं, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, मैं कराऊंगा 60% सिलेबस, ठीक है। बाकी के लिए मैं एजुकेटर्स बताऊंगा, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, मुरनाल सर क्लास ले रहे हैं, इतने अच्छे एजुकेटर्स वहां क्लास ले रहे हैं दोस्तों। पूरी प्लानिंग करूंगा, पूरी बना के आपका प्लान करके आपको चीजें दी जाएंगी और ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। अब इससे ज्यादा क्या चाहिएगा, बस सारी प्लान अच्छे से हो जाए, रिसोर्स आपके पास हो, फोड़ देंगे एग्जाम को। अब जिसको भी कोई डाउट होती है संबंधी बातें पे इनसे, तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज डाल सकते हो, है ना। मेरे को फॉलो करो www.instagram.com/sumit.rathi03 सुमित.राठी03 से आप सर्च करोगे ना, इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है, मेरे को फॉलो करो, वहां पर मेरे से अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ लो। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन 2 साल का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 43,500। कोई भी दिक्कत हो मेरे को मेल ड्रॉप करो, मैं आपको पूरी प्रोसेस में आपको गाइड करूंगा कि कैसे आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना है। बिल्कुल पूरी प्रोसेस थ्रू आउट मैं गाइड करूंगा आपको पहले दिन से। टेलीग्राम चैनल फॉलो करो, करना कुछ नहीं होता, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो या आप लॉगिन कर लो लैपटॉप के ऊपर, ठीक है। बता इसलिए रहा हूं, समय कम है और ये एक दिन का 50 रुपए ना, ये आपको कभी नहीं लगेगा जब आप IAS ऑफिसर बन जाओगे ना, ये 50 रुपए आपको दुखेंगे नहीं। लेकिन अगर आप नहीं बने तो दोस्तों ये दिन याद आएगा जिस दिन मैं कह रहा हूं आपको कि कर लो, नहीं करना, भाग जाना है, वो दिन याद आएंगे। UPSC CSC आपको गोल चूज करना है, गेट सब्सक्रिप्शन में जाना है, सब्सक्रिप्शन में जाके 2 साल का सब्सक्रिप्शन, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ कितने में मिल रहा है दोस्तों, 52,000 में। नहीं लेना सर 50,000 में मत लो, रेफरल कोड में मेरा कोड डाल दो सुमित 10 SUMIT सुमित 10। पहली बात तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, ये प्राइस कितना हो जाएगा 43,200। दूसरी बात, मैं आपके लिए 24/7 जैसे ही कोड यूज करोगे, आई कैन रिट्रीव योर डेटा एंड वी कैन मॉनिटर योर प्रोग्रेस। आपकी मॉनिटर, मैं पूरा गाइडेंस के लिए किसी को मना नहीं है, लेकिन मेरे पास प्रॉपर डेटा भी होना चाहिए ना। डॉक्टर से आप इलाज कराने चले गए, डॉक्टर को पता ही नहीं बीमारी कहाँ क्या है, आपको मैं कहां से इलाज कर देगा डॉक्टर आपका, तो एटलीस्ट मुझे तुम्हारी बीमारी तो पता नहीं चाहिए, उसके लिए मेरे पास डेटा होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई इफ यू वांट दैट आई शुड गाइड यू, देन प्लीज आपको कोड यूज करना है क्या, सुमित 10। कोड आप कोई भी यूज करोगे, एक्सेस मिलेगा, पूरे कोर्स मिलेंगे, सब कुछ होगा, मैं उपस्थित दूंगा, मेरी क्लास भी होगी, बट मेरे को बेटर मॉनिटरिंग के लिए क्या चाहिए, ये कोड आपका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है गाइस। सो चलिए आप ये कोर्स करना, सब्सक्राइब, आपको मिलेगा 43,000 जल्दी, ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, पता नहीं कब तक है। अब इसमें किसी को भी कोई भी प्रोसेस में हेल्प चाहिए, आप मेरे को मेल डाल सकते हो sumitrathi3@gmail.com, मैं आपको पूरी वहां पर हेल्प करूंगा। सो आई होप आज के लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा, मस्त लगा होगा आपको। ऋतुराज बिल्कुल मम्मी की तरह बोल रहा है, ठीक है, लेकिन बोलना पड़ता है, समय नहीं है ना अभी, टाइम नहीं है एग्जैक्टली। अगर टाइम, मैं पहले ऐसी बातें आपको बहुत कम बोलता था क्योंकि मुझे ठीक था, कोई समय नहीं था, लेकिन अगर अभी भी आप वो ठंडे बस्ते में रख के बैठे हो ना कुछ, तो गलत फहमी में हो ना आप भी, और वो गलत फहमी दूर करना मेरा काम है। देखो आए दिन आपको जगाना ये मेरा ही काम है, आपको डराना, मैं कैसे भी जगाऊं, मुझे आपको पढ़ाना है दोस्तों, और वो पढ़ने के लिए ना आपको मुझे जगाना पड़ेगा, झंझोरना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद सिर्फ पछतावा रहेगा। UPSC में एक गलती की सजा 1 साल। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास 1 साल नहीं, स्पेशली आई एम टॉकिंग टू द गर्ल्स। हमारी सोसाइटी अभी काफी अच्छी हो चुकी है, बट स्टिल देयर आर द जो पैट्रियार्कल सिस्टम है ना, ऑर्थोडॉक्सी अभी भी प्रिवेल है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो हमारे यहाँ पे पढ़ रही हैं, उनको अल्टीमेटम मिला है 1 साल है, इसके बाद शादी कर देंगे, तो मैं उनको बोल रहा हूं, उनसे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इस मौके को जाने मत दो, उठो और अब काम करने लग जाओ, मैं आपके साथ हूं, ठीक है। मैं हर उस बच्चे के साथ में हूं जो अपने कंफर्ट को हटा के तैयारी करने वाला है, क्योंकि मैं सेम काम कर रहा हूं, मैं अपने कंफर्ट क्लास में घर से भी ले सकता हूं,
आराम से घर से बैठ के आराम से क्लास लूँ, मेरे को क्या जा रहा है, बट मैं अपने कंफर्ट से बाहर आके काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए। मुझे चाहिए कि एक एक बच्चा बोले कि हाँ सुमित सर ने पढ़ाया था और मजा आ गया और पेपर में वो चीजें आई है। सो ये मैं चाहता हूं दोस्तों, ये मेरा गोल है, ये मेरा लक्ष्य है। सो दोस्तों मेरा साथ दो, मुझे आपके साथ की जरूरत है, ताकि हम मिलके हम इस प्लेटफॉर्म को, आपको मैं कामयाब बना सकूं। सो आज की क्लास को मैं एक विराम देता हूं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के लिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और ज्योग्राफी के लिए आई एम प्लानिंग समथिंग, सो डोंट वरी, बी विद द चैनल, यहां पे रहिए, आपको सारी चीजें जो है वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है वो दिया जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट दिस sumitrathi3@gmail.com, एनी काइंड ऑफ द क्वेरी रिगार्डिंग द प्लस सब्सक्रिप्शन, बस सब्जेक्ट में लिखना अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, आपको मैं सारी बातें जो है वहां डिटेल में समझा दूंगा। चलिए ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग द टुडेज क्लास। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।